जो अपने जो चैप्टर्स हैं उनका अरेंजमेंट या अपने जो क्लासेस हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से रहेगा कि सबसे पहले हम लोग जो अपने 4 लोकेलिटी फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट है, जिस पे आज का जो अपना पूरा क्लास है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली डिस्कशन का इशू यही रहता है कि जो वेरियस टाइप के क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि सोलर रेडिएशन है, विंड है, फ्रॉस्ट है, रेनफॉल यानी कि मॉइस्चर है, ये जो अपनी फॉरेस्ट वेजिटेशन है उसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड, इसके बाद का जो फॉलो ऑन जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे एडाफिक फैक्टर यानी कि मिट्टी से जुड़े हुए फैक्टर्स, देन टोपोग्राफिक एंड आफ्टर दैट बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इस टाइप से 4 फैक्टर्स रहेंगे और ये स्टडी किया जाएगा कि कैसे ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये अपनी वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके बाद जो एक लेटर जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है वो कैसे इन फैक्टर्स को काउंटर कर रही है या कैसे इन फैक्टर्स पे इम्पैक्ट दे रही है, यानी कि कैसे फॉरेस्ट जो है वो अपना एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर रहा है। तो एक आपके में सब्जेक्ट में एक टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट ओवर देयर लोकेलिटी फैक्टर्स। तो इस टाइप के अपने 5 चैप्टर्स का एक फ्रेमवर्क रहने वाला है। इस क्लास में हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, हम लोग जो अपनी फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे सोलर रेडिएशन है, विंड है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर, आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब अपना एक ही रहा लगभग। और डिस्कशन का इशू क्या रहेगा कि ये फैक्टर्स अपनी वेजिटेशन या फॉरेस्ट वेजिटेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। हम लोग एक एक करके इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जो बेसिक थीम है इन फैक्टर्स की स्टडी की उसे आप समझ के चलें। सपोज हम लोग ले लेते हैं सोलर रेडिएशन। यहाँ पर 3 थीम रहेंगी। फर्स्ट पार्ट रहेगा सोलर रेडिएशन से जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि जैसे सोलर रेडिएशन ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा रहेगी, सब ट्रॉपिकल में कम है, टेम्परेट में और कम है, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड इसके हिसाब से वेरिएशन क्या रहेगा रेडिएशन में, डायरनल सीजनल वेरिएशन क्या रहेगा। ये जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इसे हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग प्रीलिम के लेवल पे ये सारी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में इजली पढ़ चुके हैं, तो अगर कोई टर्मिनोलॉजी रही बेसिक तो उसे यहाँ पर देख लेंगे, अदरवाइज ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट में हम लोग नहीं फंसने वाले हैं। सेकेंड पार्ट रहता है कि ये जो फैक्टर्स हैं, सपोज जैसे सोलर रेडिएशन है, ये अपनी फॉरेस्ट वेजिटेशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। अपने यहाँ फॉरेस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आएंगे कि सोलर रेडिएशन जो है वो फॉरेस्ट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, या नर्सरी को कैसे इम्पैक्ट करेगा। इस एरिया से अपने क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा जो एरिया है उसे हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मेनली। थर्ड एरिया आता है कि ये जो फैक्टर्स हैं इन्हें एज ए फॉरेस्टर, एज ए सिल्वीकल्चरिस्ट हम लोग कैसे एज ए टूल यूज करें जिससे हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट्री का अपना जो मेन टारगेट है वो है लार्ज साइज का जो अपना टिम्बर का प्रोडक्शन है वही है। तो कैसे एज ए टूल यूज़ किया जाए कि हम लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएँ। तो एज ए टूल जो रहता है उससे भी रिलेटेड अपने क्वेश्चन आए, तो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पहला आएगा अपना सोलर रेडिएशन। अब बेसिक चीज़ है कि सोलर रेडिएशन है वो पूरा अपना फॉरेस्ट इकोसिस्टम मान लो या आप इकोसिस्टम ले लो, उसका एनर्जी का सोर्स यही है। अगर आप सोलर रेडिएशन को हटा देंगे तो पूरा फॉरेस्ट ही कोलैप्स हो गया, फिर जब काय का फॉरेस्ट ही बचा। फिर इसके अंदर फिर क्या पढ़ेंगे, वही अपने 3 एरिया, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट, दूसरा इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट, और हम कैसे एज ए टूल यूज़ करेंगे इसे, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस। कॉन्सेप्चुअल पार्ट में सोलर रेडिएशन में यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट कुछ लोगों के जैसे जीपीएससी है उनके में बेसिक टर्मिनोलॉजी इस टाइप की रहती है। तो कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है कि जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसकी कौन सी फ्रिक्वेंसी है जिसे अपना एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व करेगा, किस परसेंटेज में एब्जॉर्व करता है। तो ये इनकी इससे रिलेटेड इशू है।
सोलर रेडिएशन जब एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग है, वो स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये भी आप उधर ही पढ़ोगे। यहाँ आईएफएस में मेंस में अपने लिए कोई काम के नहीं है, प्रीलिम टाइप की क्वेश्चन है वो। फिर एक क्वेश्चन आता है अल्बिडो, आप लोगों ने जियोग्राफी में काफ़ी पढ़ा होगा। बस यहाँ अपना एक ही सेंस है कि अल्बिडो क्या है, जस्ट आप एक लाइन में समझ लो कि जो भी सोलर रेडिएशन आ रहा है अर्थ पे सरफेस पे आया और वापस चला गया। अब यहाँ पर इसकी बहुत सारी फ्रिक्वेंसी बैंड होंगी, वो फ्रिक्वेंसी बैंड जो एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट करे और विदाउट उनमें एटमॉस्फेयर ने उस बैंड के साथ कोई मीन्स कोई भी किसी भी टाइप का बिहेवियर नहीं किया, ना ही उस बैंड को इन्होंने एब्जॉर्ब किया, ना ही उसमें किसी टाइप का चेंज किया। तो ये विदाउट इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुए ये अर्थ पे आई और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, जैसे एक टाइप से जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक विंडो प्रोवाइड करवा दी है, वो एटमॉस्फेयर में इंटर करके वापस आ गई और उसके साथ कोई चेंज नहीं हुआ, वो रहा अपना अल्बिडो। इसे आप परसेंटेज में भी, मेनली हम लोग परसेंटेज में ही देखते हैं कि सोलर रेडिएशन आया उसका टोटल का कितना परसेंट अल्बिडो है। अब इसे क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि आगे आएगा आपका फॉरेस्ट मेंसुरेशन, उसमें पढ़ेंगे हम लोग रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग पूरा इस अल्बिडो की जो फ्रिक्वेंसीज है उन्हीं पे बेस्ड चलता है, तो वहाँ काम आता है। इसलिए केवल अल्बिडो कॉन्सेप्ट अपने मतलब का है, रिमेनिंग ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप लोग देखते रहोगे। ये किस में कितना परसेंटेज है अल्बिडो, थोड़ा बहुत देख लेना, ज़्यादा मतलब का है नहीं अपने। अब मेन मुद्दा है कि ये जो सोलर रेडिएशन है उसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। मैं यहाँ दो तरीके से बताऊँगा। पहला इम्पोर्टेंस है एक ओवरऑल, अगर हम लोग वेजिटेशन के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से दिख रहे हैं। जैसे क्लोरोफिल, आपको प्लांट्स ग्रीन है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी लाइट का रोल है, और क्लोरोफिल जो है जब सिंथेसाइज होगा प्रिकर्सर है, यहाँ पर भी लाइट रोल प्ले करेगी, तब ये क्लोरोफिल मैन फॉर्मेट में आएगा और फिर ये खुद लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसके थ्रू फूड का सिंथेसिस होगा। तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में या फोटोसिंथेसिस में दोनों जगह ही लाइट का रोल है। एक रोल पता पड़ गया आपको। अब अगर मान लो कोई प्लांट है उसे हम लोग ढक दें, कवर कर दें, टोटल लाइट की प्रेजेंस ना दें, तो क्या होगा, आपने देखा होगा कई बार इस टाइप से कि प्लांट को काफ़ी लंबे टाइम तक डार्क में रख दिया तो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो वो पड़ जाता है येलो। तो इस टाइप का जो येलो है उसे बोलते हैं इटियोलेशन, यानी कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ख़त्म हो गए और वो येलो हो गया। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेक है उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो है अपने इटियोलेशन। आपने शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट सुने होंगे फ्लावरिंग के लिए। ये कॉन्सेप्ट जो है शॉर्ट डे लॉन्ग डे, ये आपको आगे आएगा कि जब आप ये बताओगे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे प्लांट्स की जो फिनोलॉजी है उसे चेंज कर रही है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का मतलब क्या है, हर प्लांट्स को, जैसे एक नॉर्मल प्लांट्स है उसमें फ्लावरिंग कब होगी या उसमें फ्रूटिंग कब इंड्यूस होगी, ये प्लांट कैसे करेगा। तो ये प्लांट्स का अडेप्टेशन है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, कि कोई प्लांट्स है अगर आप नॉर्मल रेडिएशन में रखते हैं तो वो नॉर्मल ग्रोथ करता रहेगा, बट वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग यानी कि रिप्रोडक्शन साइकिल में एंटर नहीं करेगा जब तक उसे 14 आवर की कंटिन्यूस लाइट ना मिल जाए। यानी कि 12 आवर आप एक बेस मान लो, तो किसी प्लांट को अगर 14 आवर की लाइट है, मीन्स अगर आपने 12 घंटे का बेस लिया है, इससे ऊपर की लाइट की ज़रूरत है 14 आवर 15 आवर, तभी वो फ्लावरिंग की फेज में एंटर करेगा, रिप्रोडक्शन के फेज में एंटर करेगा। इसे बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। ये कहाँ पर होंगे, जनरली जैसे अपना वीट है, फूड क्रॉप है, हम लोग विंटर में, जो सर्दियों का टाइम है उस टाइम पे लगाएंगे, विंटर में नवंबर के आसपास पूरी विंटर चलती रहेगी, और जब अपना मार्च के आसपास पहुंचेंगे ये, तो जब ड्यूरेशन बढ़ जाता है तब इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो पाती है।
अगर आप वो जो ड्यूरेशन है उसे कम कर दोगे तो यहाँ इनमें फ्लावरिंग नहीं आने वाली। शॉर्ट डे प्लांट, इनके साथ ये है कि अगर आप इन्हें जब तक एक प्रॉपर वे में आप इन्हें डार्क पीरियड नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तो इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी। तो इस टाइप से ये शॉर्ट डे और लॉन्ग डे है। यहाँ अपना केवल क्लाइमेट चेंज से लिंकेज जो है वहीं पे ये पॉइंट यूज़ होता है, वैसे आपको यहाँ फॉरेस्ट में और यूज़ नहीं है। यहाँ पर भी लाइट एक रोल प्ले करती है। थर्ड पिलर है जिसे प्लांट्स ने सीड प्रोड्यूस कर दिया, सीड के जर्मिनेशन। ये जो सीड जिन्हें जर्मिनेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है इन्हें बोलते हैं फोटो एक्टिव सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए चाहिए। प्लांट्स की जो लीव्स है उससे इवेपोरेशन है, उसके लिए सोलर रेडिएशन चाहिए। इवेपोरेशन जिसके थ्रू इसे बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। इसे ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं एक स्लाइड पे लेके आ जाते हैं कि ये प्लांट्स में किस किस के लिए ज़रूरत है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के फॉर्मेशन के लिए, फोटो रेस्पिरेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए। यहाँ पर स्टोमेटा जो है लीव्स के उनकी ओपनिंग क्लोजिंग है जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसके लिए नेसेसरी है ये। और अगर यहाँ पर रूट की ग्रोथ के लिए कैसे रिक्वायर है, अगर सपोज जो प्लांट्स है या कोई एरिया है जहाँ पर सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एवापोरेशन कर देगा जिससे मॉइस्चर स्ट्रेस जाएगा रूट को, क्योंकि यहाँ रिलीज होगा स्ट्रेस हार्मोन और वो प्रमोट करेगा कि भाई पानी की डिमांड है करो 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 प्रोडक्शन करो। तो ये क्या करेंगे कि रूट्स को प्रमोट करेगा ग्रोथ को, जिससे जो वाटर की डिमांड है, जो वाटर स्ट्रेस है वो फुलफिल किया जा सके। तो अगर हाई इंटेंसिटी है तो यहाँ रूट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, रूट की लेंथ बढ़ेगी। लो इंटेंसिटी है तो फिर यहाँ पर रूट उतना प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो यहाँ हम लोग फॉरेस्ट्री में लाइट का या वेजिटेशन में नॉर्मल में लाइट का क्या रोल है उसे देख सकते हैं। कुछ और भी है जैसे कि लाइट जो है आप आगे पढ़ोगे टर्म लाइट इंक्रीमेंट, प्लांट के स्टेम फॉर्म उनमें रोल है, यानी कि टिम्बर क्वालिटी में है। वेजिटेशन का, फॉरेस्ट कम्युनिटी का स्ट्रेटिफिकेशन है, इसमें रोल है। अब इन्हें हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने ये समझा कि लाइट का वेजिटेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन क्या आते हैं इस बात को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि कई बार जैसे प्रैक्टिस है, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की या एग्ज़ाम में भी कॉपी लिखते हैं तो ये स्टार्टिंग में अक्सर हम लोग बुक्स में पढ़ लेते हैं कि लाइट का क्या रोल है। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइट का फॉरेस्ट वेजिटेशन पे क्या रोल है या लाइट का फॉरेस्ट्री में क्या रोल है। तो आपको जो आंसर लिखना है वो फॉरेस्ट्री के रिस्पेक्ट में लिखना है, ना कि आपने जो फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन है जैसा नोट्स में पढ़ लिया या बुक में पढ़ लिया वैसे ही लिख के आ जाना है। हाँ, आपको लिखते समय फॉरेस्ट्री वाला जो एंगल है उसे ले के चलना है। ये यहाँ पर फॉरेस्ट कम्युनिटी है उसका स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें कर रहे थे। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब वो प्लांट जिन्हें ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है वो ऊपर पहुँच जाती है। अब कोई प्लांट है जिसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा लाइट मिलेगी तो वो जल जाता है इन्हें बोलते हैं सेट डिमांडर। वो अपनी ग्रोथ कम कर लेते हैं और वो नीचे की कैनोपी में आ जाते हैं। तो इस टाइप से लाइट जो इंटेंसिटी है वो फॉरेस्ट का जो स्ट्रेटिफिकेशन है, फॉरेस्ट कम्युनिटी का स्ट्रेटिफिकेशन है, वहाँ पर रोल प्ले करेगी। अब अपना जो क्वेश्चन था कि सोलर रेडिएशन का रोल फॉरेस्ट्री में, सोलर रेडिएशन फॉरेस्ट्री में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो पहला रोल है इसका वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया, तीनों की जो वेजिटेशन है वो अलग अलग है। यानी कि यहाँ सोलर रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले करेगी, जिससे अलग अलग टाइप के आपके फॉरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी, इसे हम लोग समझ चुके हैं कि टॉप में वो स्पीसीज होंगी जिन्हें बहुत ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उन्हें प्रॉपर लाइट नहीं दोगे या ओवरहेड लाइट नहीं मिलेगी तो वो परफॉर्म नहीं कर पाती है।
ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इन स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग लाइट डिमांडर, लाइट डिमांडर स्पीसीज। तो ज़्यादातर केस में लाइट डिमांडर स्पीसीज टॉप कैनोपी बनाएंगे। एक दूसरी कैटेगरी है, ये ऐसी कैटेगरी है, इनके लिए अगर लाइट मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिल जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये काम चला लेते हैं। इनको बोलते हैं सैड बियरर। कोई दिक्कत नहीं, आगे की स्लाइड में आएंगे। ये इन्हें परफॉर्मेंस के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए। ये ऐसा है कि भाई इनकी ग्रोथ के लिए इन्हें एसी चाहिए है। इनके लिए यह है कि एसी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो पंखे में भी रह लेंगे। नीचे तीसरी वेजिटेशन है, इसे बोलते हैं सैड डिमांडर या सियोफाइट। इनको तो सैड रिक्वायर है, ये लाइट डिमांडर है, ये सैड डिमांडर है, और ये सैड बियरर, यानी कि सैड में रह सकते हैं, लाइट मिल जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस है, नहीं तो ये नहीं दिखा पाते हैं। तो इस टाइप से 3 कैटेगरीज होती है प्लांट्स की, और ये स्ट्रैटिफिकेशन जो है फॉरेस्ट का, वो लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से स्पीसीज अपने आप इस स्टेटा में फिक्स हो जाती है। तीसरा यहाँ इशू है स्टेम फॉर्म का। लाइट स्टेम फॉर्म को कैसे रेगुलेट करती है, इसे हम लोग आगे की स्लाइड में बेटर तरीके से समझेंगे, इसलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट है वीड ग्रोथ। अब एक स्लाइड देख लेते हैं। जैसे ये आपका नेचुरल कोई फॉरेस्ट है, आप नीचे से खड़े हैं। अब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट स्टेटा जो हैं, जब उनसे फिल्टर हो करके जब लाइट नीचे ज़मीन पे आती है, तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर ज़मीन पे अक्सर अंधेरा होता है, क्योंकि 5-6 कैनोपी होती है, तो ज़मीन तक लाइट जो है वो पहुँच भी नहीं पाती है, स्कैटरिंग से भी नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसे केस में वहाँ पर क्या ग्रासेस होंगी? नहीं, ग्रासेस नहीं होगी तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो हर्बीवोर्स हैं वो भी नहीं होते हैं। मीन्स जैसे अपने ग्रास ग्रेजिंग करने वाले जो एनिमल्स हैं वो नहीं मिलते हैं वहाँ ट्री पर रहने वाली जो एनिमल्स हैं वही मिलेंगे आपको। तो इस हिसाब से ये जो है वीड ग्रोथ, अगर आपके कहीं पेड़ लगे हुए हैं तो वो नीचे इस टाइप के वेजिटेशन को चेक कर देते हैं, एक लेवल से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करने देते हैं। तो वीड ग्रोथ वगैरह यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सोलर रेडिएशन का क्या रोल है। और ये जो वीड कंट्रोल वाला है, इसे हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे। टेंडिंग ऑपरेशन जो है उसमें इसको अच्छी तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया और भी है इसमें कि सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। अब फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ से इंटीग्रल पार्ट है ही उसका। तो वाइल्ड लाइफ मूवमेंट जो है, आप वर्ड का मूवमेंट देखते ही है, ये पिक्चर क्या आसानी से याद हो जाती है, तो आप वाइल्ड लाइफ मूवमेंट में समझ सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ सोलर रेडिएशन गिव अ पावरफुल टूल टू द फॉरेस्टर, जस्टिफाई या रोल ऑफ लाइट इन ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी टिम्बर। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, हम सोलर रेडिएशन को एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अब अपना तीसरा पार्ट है सोलर रेडिएशन से रिलेटेड कि हाँ कैसे हम एज ए हथियार की तरह वीपनाइज कर लेते हैं उसे। इसे समझने के लिए हम लोग इसके 2 बेसिक जो है कॉन्सेप्ट उन्हें समझते हैं। पहला है लाइट इंक्रीमेंट और दूसरा है ये जो लाइट डिमांडर सेट डिमांडर स्पीसीज है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। इसे ध्यान से समझेंगे। ये 2021 में क्वेश्चन भी निकला है यहाँ से। पहले देखते हैं लाइट इंक्रीमेंट होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा एरिया है और वहाँ पर आपने एक प्लांट को लगा दिया, प्लांटेशन कर दी। ये प्लांट जब नीचे से ग्रो कर रहा था तो क्या इससे कोई साइड में कंपटीशन था? आंसर रहेगा नो। तो फिर भाई इसकी क्या पड़ी है कि ये सीधा स्ट्रेट ग्रोथ करे। अगर इसकी साइड में सपोज कोई एक ब्रांच निकल गई, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, उस ब्रांच को ब्रेक होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये ब्रांच काफ़ी थिक हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ये ब्रांच। और इसका रिजल्ट क्या होगा? एक तो यहाँ का जो फाइबर है उसमें नॉट जो है फाइबर का है गुच्छा, नॉटी हो जाएगा फाइबर। और इसके वेट को काउंटर करने के लिए प्लांट क्या करेगा? इस साइड की या तो कोई ब्रांच जो होगी उसको प्रमोट करेगा, जिससे इसका वेट जो है वो काउंटर होता रहे।
या फिर जो मेन स्टेम है वही टेढ़ा हो जाएगा। यानी कि प्लांट्स को अगर आप सिंगल ग्रो कर देते हैं तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेज जो है, नॉर्मल है प्लांट्स में ब्रांचिंग हैबिट होती है, और वो फिर जो मेन पेड़ चाहिए था हमें, मेन स्टेम जो लंबा चाहिए था, वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो फॉरेस्ट्री में उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग ये सिंगल जैसे लगा देते हैं, ऐसा नहीं लगाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जब प्लांटेशन करेंगे तो इनके बीच में 1-1 मीटर का स्पेसिंग लेकर के हम प्लांटेशन कर देते हैं। सपोज हमें वो 10 साल में उस लेवल पे पहुंचना था, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 1-1 मीटर पे कर दिया, 5 ईयर बाद उनके बीच के 2-2 प्लांट, 1-1 प्लांट को गायब कर दिया। यानी कि बीच में स्पेसिंग जो है, अभी स्पेसिंग 1 मीटर की है, अगर इसको उड़ा दिया तो अब ये हो जाएंगे 2-2 मीटर इनके बीच की गैप। इस टाइप से ग्रेजुअली हम इसे बोलते हैं थिनिंग ऑपरेशन। टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर लास्ट में पढ़ेंगे। उसके थ्रू हम लोग इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ाते जाते हैं। अब ये जो ग्रेजुअली गैप है, इसका फ़ायदा क्या होता है यहाँ पर कि इनकी अगर कोई साइड की ब्रांच निकली, इसकी साइड में कोई अगर ब्रांच निकली, तो यहाँ पर जो पेड़ होगा उसकी वजह से यहाँ कैनोपी तो क्लोज है, नीचे लाइट आ नहीं रही। तो प्लांट ये सोचेगा कि भाई ये साइड ब्रांच को, जिस पे केवल एनर्जी कंज्यूम होनी है, फूड रिसोर्सेज केवल कंज्यूम होनी है, प्लांट्स को इससे 2 कौड़ी के भी एटीपी नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कुछ हो ही नहीं रहा। जबकि यहाँ कंपटीशन बहुत हो रहा है, मारा मारी मची है, क्योंकि जैसे सभी एक ही लेवल के प्लांट्स हैं, तो अगर ये तेज़ी से ग्रोथ करेगा तो इसको लाइट ज़्यादा मिलेगी, तो इन पर शेडो आ जाएगी। तो जब बराबर के हैं तो सब में रेस पड़ रखी है लाइट के लिए, जो टॉप पे रहेगा वही पूरी लाइट खा जाएगा। तो इसलिए ये भी भागता है, पड़ोसी भी भागता है, सभी भागते हैं, तो इनकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाती है हाइट ग्रोथ में। अब क्योंकि स्ट्रगल है तो आप रिसोर्सेज बचाओगे, तो ये जो साइड की ब्रांचेस हैं इनको न्यूट्रिएंट देना कर दिया जाता है बंद, तो ये डेथ कर जाती हैं। इसे बोलते हैं नेचुरल प्रूनिंग। तो इस टाइप से जब हम क्लोज स्पेसिंग करते हैं, उसमें जो अपने प्लांट्स हैं उसमें एक तो इनका मेन स्टेम जो है, या बोल या ट्रंक, तीनों टर्म यूज करते हैं, बोल, ट्रंक या मेन स्टेम, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। 20-20 मीटर, 30-30 मीटर, जो भी आप हाइट अचीव करना चाहते हो वो मिल जाएगा आपको। नेचुरल प्रूनिंग होगी, साइड में एनर्जी भी नहीं जा रही है। दूसरा, ये ब्रांच जब बड़ी ही नहीं होगी तो इसके चक्कर में यहाँ पर फाइबर की नॉट बनेगी नहीं, तो आपको सीधा स्ट्रेट मिलेगा, इधर भी कोई ब्रांचें नहीं गिन पा रही होगी, तो आपके सीधे सीधे वाले मिलेंगे। अब होगा क्या इसमें, आप स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें करते रहे, धीरे धीरे जो प्लांट्स हैं, आप 20 मीटर या 30 मीटर जो भी हाइट अचीव करना था आपने अचीव कर लिया। लेकिन अगर 30 मीटर के लॉग को अगर आप काट के मार्केट में बेचोगे तो आप ये बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी इनकी हाइट तो अचीव कर ली है लेकिन वो क्वालिटी नहीं आई। जिस मोटाई के आपको लॉग चाहिए था, थिकनेस, उस डायमीटर के अभी नहीं हो पाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इनमें से तेज़ी से कुछ बीच में प्लांट काट के इनके बीच का जो गैप है वो अचानक से बढ़ा दिया जाता है, और इन्हें साइड से इतना बढ़ा दिया जाएगा कि साइड से आराम से मेन स्टेम को जो लाइट है वो मिलने लगे। यानी कि आपने क्या किया कि जिस प्लांट को वो पिछले 15-20 साल में जिस लाइट कंपटीशन के लिए पूरा दौड़ भाग मचा रहा था, अचानक से वो लाइट कंपटीशन आपने कर दिया गायब। जब लाइट का कंपटीशन ही ख़त्म तो क्या वो हाइट में अब ग्रोथ करेगा? अब उसे हाइट में ग्रोथ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि पड़ोसी को हराना हो। तो अब क्या करेगा कि वो अपनी जो एनर्जी है उसे, क्योंकि अब उसे साइड से विंड जो है वो कंटिन्यूस प्रेशर दे रही है, तो अब ये प्लांट डायमीटर में ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। सपोज एक प्लांट है, ये टाइम के साथ साथ इस टाइप से ग्रोथ करने वाला था। अचानक से हमने उसके साइड के जो प्लांट्स उन्हें रिमूव करके लाइट की प्रेजेंस बढ़ा दी। इससे क्या हुआ कि अब उसकी हाइट की ग्रोथ तो लगभग रुक ही गई है, लेकिन डायमीटर में अब तेज़ी से इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये पुराना डायमीटर है और ये रैपिडली सेकेंडरी डायमीटर तेज़ी से यहाँ जुड़ा। अब ये डायमीटर जुड़ा क्यों? क्योंकि हमने लाइट की एकदम प्रेजेंस बढ़ाई। इसे बोला जाता है लाइट इंक्रीमेंट।
तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने लाइट को ऐसे टूल यूज़ कर लिया कि हमें जिस डायमीटर के लॉग चाहिए थे वो डायमीटर हम लाइट इंक्रीमेंट के थ्रू अचीव कर लेते हैं। अब अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। रोल ऑफ लाइट इन ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी टिम्बर एक्सप्लेन, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपने इसमें क्या कर लिया, जैसे ये सभी के सभी डेंस प्लांटेड है, ये नेचुरल प्रूनिंग है, तो पहला रोल क्या हो गया कि आपको जो मेन स्टेम है वो सीधा स्ट्रेट हो गया, लार्ज साइज के बॉल मिल गए, फ्री फ्रॉम नॉट, ये नॉट फ्री होगा, इनका क्राउन बिल्कुल स्मॉल है, तो सीधे सीधे आपको मिल गए। यहाँ पर डायमीटर आप लाइट इंक्रीमेंट के थ्रू अचीव कर ही लोगे। यहाँ पर इतना इनफ है। रिमेनिंग चीज़ें हम लोग इवन इजेड अनइवन इजेड क्रॉप में फिर इसे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, उसके सॉइल वाला जो एंगल है उसको भी। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लाइट डिमांडर, सेट डिमांडर, सेट बियरर वाला। यहाँ इनके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है मैं बता चुका हूँ। लाइट डिमांडर मतलब वो स्पीसीज जिसे एबंडेंट रिक्वायर लाइट जो है, एबंडेंट लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अगर नहीं दोगे तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसमें मेनली आती हैं ब्रॉड लीव्स प्लांट, जैसे कि टीक है। टीक की जो लीव्स है वो लगभग अपने हाथ के बराबर हो जाती है, यंग लीव्स, उतनी चौड़ी लीव होती है, उसे बहुत ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है। सेट डिमांडर या सियोफाइट, जनरली कॉनिफर्स हैं वो, इसके अंदर सेट डिमांडर के अंदर आते हैं, जैसे अबीच वगैरह है। और एक है सेट बियरर, ये बीच में आ जाते हैं। ये इनकी पूरी ऐसी लिस्ट रहेगी, लाइट डिमांडर, सेट बियरर, सेट डिमांडर। और ये 4 टाइप के अपने फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। इनमें से आप एक एक दो दो याद रख सकते हो। मुझे याद रहते नहीं है तो मैंने क्या कर रखा है, ऐसा एक तरीका सा बना रखा है। पहले ले लेता हूँ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। भाई यहाँ पर रेनफॉल बहुत होती है तो आपको डैम बांध करके रोकना पड़ेगा। डैम का मतलब है यहाँ 3 स्पीसीज है, डायप्टेरोकार्पस, आर्टोकार्पस और मेजुआफेरिया। ये है क्या, डायप्टेरोकार्पस, आर्टोकार्पस और मेजुआफेरिया, एक 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 स्पीसीज उठा लिया। लाइट डिमांडर, सेट बियरर, सेट डिमांडर। दूसरा है, इसे ले लिया PQR, पाइनस रॉक्सबर्गी। ये सब ट्रॉपिकल रीजन है जो आउटर हिमालय शिवालिक रेंज है उसमें ग्रो करती है। सेकंड है क्वेरकस और तीसरी है रोडोडेंड्रॉन। ऊपर चले जाओगे तो आपका जो टेम्परेट एरिया है वहाँ पर मिलता है अपन को PDF, पॉपुलर देवदार और फिर या सिल्वर फिर एबिज पिंड्रोन। तो इस टाइप से मैंने काम चला लिया है। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, या फिर अगर आपको और कोई तरीका अलग है, सिंप्लीफाई जैसे भी करो, मेन मुद्दा है याद रखना है। अब इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा क्या है कि हम लोग कहीं पर भी जैसे वेजिटेशन करते हैं, खासकर जब हमें मल्टीपल क्रॉपिंग हो, जैसे अभी एक आया था मियावाकी फॉरेस्ट का इशू, प्रीलिम में क्वेश्चन आया था कि मियावाकी फॉरेस्ट क्या है। या फिर जब हम लोग नेचुरल फॉरेस्ट लगाते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि ये एरिया या नेचुरल फॉरेस्ट उगाना है और यहाँ केवल टीक ही उगा के आ जाएंगे। हम लोग वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को मीन्स स्टडी करते हैं कि वहाँ टॉप कैनोपी कौन सी टाइप की वेजिटेशन बनाती है, मिडिल कैनोपी कौन सी वेजिटेशन बनाएगी और लोअर कैनोपी कौन सी वेजिटेशन बनाएगी। लोअर कैनोपी में वो वेजिटेशन होगी जो मेजोरिटी में सियोफाइट है, टॉप कैनोपी वाले लाइट डिमांडर ही मेनली बनाती हैं। तो उस हिसाब से हम लोग अपनी लोकल की जो पूरा कंपोजिशन है वेजिटेशन का वो उसी हिसाब से बनाते हैं। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इनकी जो रूट्स हैं वो डिफरेंट लेवल पे होंगी, तो ये जो साइड जो अपनी सॉइल है वो उसके डिफरेंट जो डेप्थ लेवल के जो हॉरिजन्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो यहाँ पर कंपटीशन भी कम होगा। किसका, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, स्पेस, उसका यहाँ सॉइल लेवल पे भी कंपटीशन कम होगा। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग काफ़ी रैपिड होगी। मल्टी लेयर होगी तो जो रन ऑफ होता है, जो ऊपर से वाटर गिरा, वो भी यहाँ नीचे बहुत कम जा पाएगा, बहुत सारा कैनोपी टैप कर लेगी उस वाटर को, और यहाँ रन ऑफ होने के चांसेस कम है। फिर हम लोग उसी को देख लेते हैं कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा आपका,
तो सॉइल इरोजन, रेन ड्रॉप, यहीं पे रेन ड्रॉप का जो सॉइल पे इम्पैक्ट है वो रुकेगा। इस टाइप से ह्यूमस लेयर का थिक लेयर यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सारे एंगल हम लोग यहाँ ले सकते हैं, वाइल्ड लाइफ वाला भी एंगल चल सकता है। तो इस टाइप से आपको लाइट डिमांडर जो है, सेट डिमांडर, सेट बियरर, ये समझ में आया कि लाइट को हम यहाँ पर स्ट्रेटिफाई कर लेते हैं, तो ये एज ए टूल यूज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पे मेनली आते हैं। रेगुलेशन ऑफ सोलर रेडिएशन गिव अ पावरफुल टूल टू द फॉरेस्टर जस्टिफाई। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे है कि सोलर रेडिएशन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें किसी भी टाइप का हम जो है उसके ड्यूरेशन हो, उसकी इंटेंसिटी हो, उसमें चेंज करेंगे तो इसका इम्पैक्ट सीधा पूरा जो अपना फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो बायोजियोलॉजिकल या बायोजियोकेमिकल जो साइकिल है उस पर पड़ेगा। और उसके मीन्स उस हिसाब से हम रेगुलेट करके इजली जो फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन है उसकी चाहे कंपोजिशन हो या जो उसकी प्रोडक्शन हो, उससे हम रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एरिया होता है रेगुलेशन का कि हमें साइट की कंडीशन जो है उसको मेंटेन करना है, उसमें वीड ग्रोथ को प्रमोट नहीं होने देना है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना है, ये प्रमोट ह्यूमिफिकेशन, उसको प्रमोट करना है। ये ह्यूमिफिकेशन का क्या है, आगे हम सॉइल में पढ़ेंगे कि जैसे कॉनिफर्स हैं वहाँ पर आपको मिलेगा कि इतनी डेंस वेजिटेशन हो जाती है कि जो सरफेस है वहाँ पर लगभग 1-1.5 फीट की जो लीफ लिटर है वो हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। रीजन एक तो टेम्परेचर पहले से डाउन, दूसरा ऊपर से सोलर रेडिएशन नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ जो क्राउन है उसको थिन करके कुछ पेड़ों को हटा के लाइट को नीचे पहुंचा देते हैं, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़े, और बढ़ेगा तो ह्यूमिफिकेशन होगा। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो कि कॉनिफर्स फॉरेस्ट में जो रीजनरेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सीड जो है वो अगर ह्यूमस पे गिर जाते हैं तो जर्मिनेट भी हुए तो ज़मीन पे पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो ऊपर ही ऊपर जो लीफ लिटर है उसी पे जर्मिनेट हुए और 10-15 दिन में निपट गए। तो ये ह्यूमिफिकेशन को हम प्रमोट करके रीजनरेशन को प्रमोट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ एज ए टूल हम लोग यूज कर रहे हैं। हाई क्वालिटी टिम्बर, इसे हम लोग समझ चुके हैं, ये जो लाइट थिनिंग है, लाइट इंक्रीमेंट है, उसके थ्रू फॉरेस्ट कंपोजिशन को कैसे मैनेज कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं लाइट की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस कर दूं कि वहाँ सेट डिमांडर स्पीसीज ग्रो ही नहीं कर पाएगी, स्कैटर्ड ट्री है तो मैं कंपोजिशन मेंटेन कर सकता हूँ। वाइल्ड लाइफ हमेशा चलता ही रहता है, किस टाइप की स्पीसीज हमें ग्रो करना है, कितना लाइट की प्रेजेंस करनी है कि वाइल्ड लाइफ के लिए एक प्रॉपर हैबिटेट वहाँ मिल सके। अब ये जो अपनी स्पीसीज है इन्हीं पे वापस आते हैं। यहाँ मैंने बोल दिया कि ये जैसे सपोज डायप्टेरोकार्पस है, ये वेट एवरग्रीन या एवरग्रीन फॉरेस्ट की लाइट डिमांडर स्पीसीज है। सेड बियरर आर्टोकार्पस जिसे कटहल बोलते हैं, या मेजोफेरिया आयरन बोर्ड, सपोज मेजोफेरिया का ले लिया, इसे बोल दिया कि ये सेड डिमांडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर सेड डिमांडर का तमगा लगा दिया है, अगर ये कहीं ग्रो भी करता है तो इसे बोल देंगे तुझे किस बात की लाइट की ज़रूरत है, भाग कहीं। तो ऐसे काम नहीं चलता है। ये स्पीसीज का जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये एक रफ क्लासिफिकेशन है। इसमें जो मेजोफेरिया है उसके साथ भी क्या होगा, जस्ट एग्जांपल, सभी के साथ ऐसा होता है। हो सकता है मेजोफेरिया जो ईस्टर्न हिमालय है वहाँ पर उसे लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय के, तो आप फिर वहाँ ये नहीं बोल सकते कि ईस्टर्न में तो ये भाई सेड बियरर है, बीच की कैटेगरी में आता है, और वेस्टर्न हिमालय में ये सेड डिमांडर है। इवन इसकी सेम स्पीसीज की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी छोड़ दो तो उसी की जो लाइफ की जो डिफरेंट जो टाइम पीरियड है, फेजेस हैं, जैसे कि यंग फेज है, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं कि जो यंग फेज में तो लाइट रिक्वायर ही नहीं है, लाइट मिल गई तो वो बर्न हो जाती हैं, यानी कि सेड डिमांडर है, स्पेशली कॉनिफर्स। लेकिन जैसे जैसे वो परफॉर्म करते हैं एक टाइम के बाद उन्हें लाइट की डिमांडर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक लेवल से ज़्यादा काम नहीं करता है। इससे पहले इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, तो पिछले साल ये लिख रखा था इस टाइप से कि भाई अभी तक तो इससे अपन को कोई क्वेश्चन आया नहीं है इसमें। और ये एक 2015 में क्वेश्चन आया था, वो भी एक सिल्वीकल्चर सिस्टम का क्वेश्चन था, तो वहाँ पर ये टर्म यूज़ किए गए थे। तो कम से कम आपको ये पता है कि ये है क्या, तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ सिल्वीकल्चर सिस्टम में यूज़ कर सकते हो।
अदर जितने भी हम लोग फॉरेस्ट ऑपरेशन, सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन होंगे वहाँ पर यूज कर सकते हो आप। इंटरव्यू में भी ये कॉन्सेप्ट है, लेके चल सकते हो। ये काम करते हैं अपने। पिछले साल इस पर क्वेश्चन भी आ गया। हालांकि ये जो थ्योरी यहाँ लिखी गई है ये आपके नोट्स में पिछले साल भी थी। अब डिपेंड ये करता है कि आपने उसे कैसे एक्सप्लॉइट किया, आप कितना लिख पाए वहाँ। वही सेम बात लिखी हुई कि जैसे साल है वो भाई जब स्टार्टिंग की है, ऑब्टेन अंडर अ कंप्लीट ओवरहेड लाइट। साल जो है कि स्टार्टिंग में सपोज उसे एक लेवल तक की ओवरहेड लाइट की ज़रूरत नहीं है, वो स्टार्टिंग में थोड़ी कम लाइट चाहिए, वो साइड बियरर वाली कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन जैसी लाइफ में आगे जाती है उसे साइड डिमांडर चाहिए। फिर तो अगर आप उसे ओवरहेड लाइट, सॉरी साइड डिमांडर नहीं, उसे लाइट डिमांडर, यानी कि फिर तो उसे आपको ओवरहेड लाइट देनी ही पड़ेगी। ओवरहेड लाइट नहीं दोगे तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। वही क्वेश्चन था, डू आ ट्री ऑफ सेम स्पीसीज हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू लाइट कंडीशन एट डिफरेंट एजेस। सिमिलर ये देवदार के साथ कंडीशन है, दो यहाँ पर लिख दोगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, अपना क्वेश्चन यहाँ हैंडल हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लाइट के बारे में बहुत पढ़ लिया। अब अपना सेकंड जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर में यहाँ दो एरिया डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सॉइल, ये एयर टेम्परेचर, और दूसरा है सॉइल टेम्परेचर। क्योंकि भाई अपना प्लांट जो है वो मेजॉरिटी पार्ट तो उसका एयर में है और कुछ पार्ट है उसका सॉइल में। तो एक रहेगा सॉइल टेम्परेचर का कैसे इम्पैक्ट है और एयर टेम्परेचर का कैसे इम्पैक्ट है। मेजॉरिटी में जो अपने जो डिस्कशन जाएंगे वो एयर टेम्परेचर पे जाएंगे। और टेम्परेचर में भी ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक रहता है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है, और दूसरा इशू हो सकता है कि टेम्परेचर है वो बहुत डाउन हो गया है। डाउन के केस में जैसे कि स्नोफॉल है, फ्रॉस्ट पड़ रही है। हाई टेम्परेचर में जैसे राजस्थान वाला है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो एरिया जो है वो यहाँ जुड़ जाएंगे। और वही पुराना तरीका, अगर टेम्परेचर आ जाएगा तो उसमें अभी हम लोग 3 एरिया में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जिसमें टर्मिनोलॉजी रहती है कि जैसे टेम्परेचर में डायurnal सीजनल वेरिएशन कैसे रहता है। टेम्परेचर के बेसिस पे आप जोन करते हैं, ग्लोबल में ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन, वो सारी चीज़ें रही। टेम्परेचर का लैटीट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, उसके हिसाब से वेरिएशन, ये सारी जियोग्राफी वाला एरिया है। दूसरा एरिया रहेगा टेम्परेचर का हमारे लिए क्या इम्पैक्ट है या इम्पोर्टेंस क्या है इसका, कि भाई ये जो ट्री की फिनोलॉजी है उसको चेंज कर देते हैं। फिनोलॉजी का मतलब होता है कि एक पेड़ जो है वो साल भर में, एनुअल में, 1 ईयर के ड्यूरेशन में किस टाइप से बिहेवियर शो कर रहा है, कब उसमें फ्लावरिंग आ रही है, कब फ्रूटिंग आ रही है, कब लीफ शेडिंग आ रही है, हो रही है, और कब न्यू लीव्स आ रही हैं, उसे बोलते हैं फिनोलॉजी। टेम्परेचर उस फिनोलॉजी को भी इम्पैक्ट करता है। वेजिटेशन का जो पोलवर्ड या माउंटेन में अपवर्ड जो आजकल शिफ्ट चल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो भी आप टेम्परेचर से जोड़ सकते हैं। और ये कंपोजिशन वगैरह है इन एरिया पर रहेगा। फिर वही किसे एज ए टूल कैसे हम लोग यूज करें, ये कॉनिफर्स में भी वही करते हैं। सोलर रेडिएशन बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहाँ पर जर्मिनेशन प्रमोट करने में हम लोग इसे एज ए टूल यूज करते हैं। एक एक करके नहीं डिस्कस करेंगे। मेन है इसका टेम्परेचर का इफेक्ट वाला एरिया। इफेक्ट में सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले इशू को। एक ले लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन, और दूसरा एरिया ले लेते हैं टेम्परेचर को। सॉरी, एक है रेस्पिरेशन और दूसरा ले लिया फोटोसिंथेसिस को। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर के साथ जो अपना रेस्पिरेशन है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री पे पहुंच जाता है तो रेस्पिरेशन मैक्सिमम पे होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो अपने एंजाइम है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही होती है, ये एंजाइम यहाँ ब्रेक कर जाते हैं। यानी कि यहाँ पर प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो बर्न कर जाएंगी और प्लांट की यहाँ हो जाती है डेथ। तो 50 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है इसे हम लोग बोलते हैं थर्मल
डेथ पॉइंट। दूसरा आता है इशू फोटोसिंथेसिस के साथ, क्योंकि रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस है कैटाबैटिक है, जिसके थ्रू हम लोग फूड जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है उसको कंज्यूम करता है प्लांट, और फोटोसिंथेसिस वो है जिसके थ्रू वो फूड का प्रोडक्शन कर रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर के साथ पहले तो बढ़ेगी, और ये जो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज है इसमें वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है। और फिर इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा या गिरता जाएगा और 50 डिग्री पे ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्लांट ही डाई कर गया तो किस बात की फोटोसिंथेसिस। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक तरफ है फोटोसिंथेसिस मतलब वो आपकी इनकम है, रेस्पिरेशन मतलब आपका एक्सपेंडिचर है एनर्जी का। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट जोन होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का, क्योंकि यहाँ इनकम अच्छी है, एक्सपेंडिचर लिमिट में है, यानी कि डे के एंड में या 24 आवर की साइकिल में प्लांट्स के पास काफ़ी फूड मटेरियल होगा जो बचा होगा। तो ये अगर डेली बचाता रहेगा पैसे, तो जब साल के एंड में जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी तो वहाँ फ्लावरिंग के टाइम पे वो हाई क्वालिटी के जो पॉलन ग्रेन है उनका प्रोडक्शन कर पाएगा, इससे रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी से कर पाएगा। ये जब फ्रूट का प्रोडक्शन होगा तो बेस्ट क्वालिटी के ये फ्रूट प्रोड्यूस कर पाएगा, यानी कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे ये अच्छी तरह से इंश्योर कर पाएगा। अब अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर को इधर को शिफ्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, अगर इसे हम लोग यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या होगा कि इसका जो नेट मार्जिन है वो कम होता गया, यानी कि अब ये उतने बेटर क्वालिटी के पोलन ग्रेन और फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। रिजल्ट है फिर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो धीरे धीरे स्पीसीज ख़त्म हो जाती है। अगर टेम्परेचर 45 चल रहा है यानी कि प्लांट जिंदा रहेगा, इसमें फ्लावरिंग ही इंड्यूस नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ एनर्जी बचती ही नहीं है इस पर। इसका आप टेम्परेचर से इम्पैक्ट भी जोड़ सकते हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज से कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, या इसे आप क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं। कभी कभी नोट्स में इस टाइप के साइन लगेगा, उसका मतलब है कि इसका क्लाइमेट से क्या कनेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पर टेम्परेचर का आप पोलन ग्रेन की हेल्थ से जोड़ सकते हैं। जितनी बेस्ट क्वालिटी के पोलन ग्रेन होंगे उतना बेटर ये प्रोडक्शन कर पाएंगे, स्पीसीज सर्वाइव करती रहेगी। उससे आप समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट रहेगा, अगर पोलन ग्रेन फ्लावर पहले प्रोड्यूस हुआ, फिर से उससे पोलन ग्रेन बने, पोलन ग्रेन से फिर बाद में सीड बनेंगे। अब ये सीड जो है, एक तो बेस्ट क्वालिटी के सीड बन जाए, फिर दूसरा है सीड को जर्मिनेट होने के लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज की ज़रूरत पड़ती है। इसे बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो पोलन ग्रेन के साथ साथ इस कार्डिनल टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे एक स्टार्टिंग में टर्म बताया था कि कैसे अपनी वेजिटेशन है वो पोलवर्ड की तरफ शिफ्ट कर रही है, या माउंटेन रीजन में ये अपवर्ड मूव कर रही है। उसे कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई प्लांट था, पहले इस जोन में ग्रो करता था, उसे जिस टेम्परेचर रेंज की ज़रूरत थी वो यहाँ पर था। अब टेम्परेचर धीरे धीरे ग्रेजुअली बना, तो ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो प्लांट डेथ कर जाएगा। प्लांट डेथ नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। सपोज सीड को यहाँ पर रिक्वायर था टेम्परेचर जर्मिनेशन के टाइम पे 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर पहले हुआ करता था 25। सीड है, कोई बॉन्डेज तो है नहीं, तो हवा के थ्रू अगर सीड इस जोन में अगर पहुँच रहे थे, यहाँ पर भी पहुँचते होंगे, लेकिन ये यहाँ जर्मिनेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हुआ करता था 24 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर हुआ करता था 23 डिग्री सेल्सियस। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये 25 की जगह हो गया 26, ये हो गया 25, ये हो गया 24। अब यहाँ से जो सीड ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है वो यहाँ पर जब नीचे गिरते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है,
लेकिन इस जोन में जो सीड पहुंच रहे थे वो जर्मिनेट हो रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, धीरे धीरे ये वेजिटेशन यहाँ से, क्योंकि पुराने पेड़ हैं, डेथ हो जाएगी, वो तो ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे ये स्पीसीज इस रीजन में मिलने लगेगी आपको, और एक टाइम के बाद ये स्पीसीज पूरी इस रीजन में शिफ्ट हो जाएगी। और इस रीजन की जो स्पीसीज है, जैसे सीड अपने जर्मिनेट करने के लिए 24 डिग्री चाहिए था, वो अब 24 हो गया है यहाँ, तो ये स्पीसीज अब यहाँ पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगी। तो कार्डिनल टेम्परेचर इस टाइप से स्पीसीज की अपवर्ड शिफ्टिंग या पोलवर्ड मूवमेंट की तरफ लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। आप यहाँ वेजिटेशन इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपना इशू रहेगा ये टेम्परेचर की, अपने जो एयर टेम्परेचर है उसको देख लिया। एक आपके पास क्वेश्चन आया था पिछली बार कि एयर और सॉइल टेम्परेचर का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो एयर टेम्परेचर में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, इशू बचता है सॉइल टेम्परेचर का। अब सॉइल में क्या है, आपको कौन थर्मामीटर है, सॉइल थर्मोकपल यूज़ करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सॉइल के अंदर क्या है, कोई प्लांट अगर आपने यहाँ लगा दिया है, उसकी यहाँ है रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर है जिससे कि वाटर फ्रीज ना हो, रूट्स अपना रेस्पिरेशन का काम कर सकें जिससे वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, फंजाई होंगे, नेमेटोड्स होंगे, अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगे जिन्हें बोलते हैं सॉइल माइक्रोफ्लोरा और फोना, उनकी ग्रोथ रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल जैसे फंजाई है, जैसे हम लोग माइकोराइजा में स्टडी करते हैं, तो माइकोराइजा जो है वो सॉइल से इसकी जो रूट्स हैं उनके साथ जुड़ करके इसकी फॉस्फोरस है और जो वाटर मिनरल्स उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देगा। तो माइकोराइजा के लिए भी एक टेम्परेचर रेंज रिक्वायर है। तो यहाँ सॉइल टेम्परेचर यहाँ रोल प्ले करेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन, इनकी जो ग्रोथ होती है उसके लिए कैम्बियम एक्टिविटी है, और जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए एक सेफ शेल्टर प्रोवाइड करवा देना, वो यहाँ पर रोल आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड एयर टेम्परेचर ऑन द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, रोल ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट ऑन फॉरेस्ट ग्रोथ। तो अब आप आराम से इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर में हम लोग एक तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसे देख लिया, टेम्परेचर का हमारे लिए क्या रोल या इम्पोर्टेंस है उसे देख लिया। अब टेम्परेचर से जैसे रिलेटेड इशू है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है तो वो प्लांट को कैसे इम्पैक्ट देगा, या टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है तो कैसे इम्पैक्ट देगा। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया था 18 का क्वेश्चन है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो प्लांट की जो फिनोलॉजी है कैसे उसे इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने फिनोलॉजी बोला है। आप ये जो क्लाइमेट चेंज है उसे फॉरेस्ट का जो कंपोजिशन है उस एंगल को भी यहाँ साथ में लेके चलेंगे कि कंपोजिशन पे कैसे इम्पैक्ट दे रहा है। ले भाई पेन ले। फॉरेस्ट का जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसको कैसे इम्पैक्ट दे रहा है, क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन में भी तो वही रहेगा कि टॉप पे जो वेजिटेशन है वो लाइट डिमांडर है, बीच की है सेड बियरर और सबसे नीचे पे है सेड डिमांडर। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ऑब्वियसली टेम्परेचर का यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इन एंगल को भी लेके चलना। अब जैसे क्लाइमेट चेंज का फिनोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पहला आपको ये समझ में आया कि फिनोलॉजी में है जुड़ा है फ्लावरिंग। कोई प्लांट है जो कि शॉर्ट डे प्लांट है, उसे जैसे अपने जो रबी की क्रॉप बोलते हैं, मीन्स इस टाइप के प्लांट्स जिनमें जो फ्लावरिंग है वो नवंबर के आसपास आती है। मेजॉरिटी अपनी जो नॉर्थ इंडियन स्पीसीज है उनमें नवंबर के आसपास फ्लावरिंग आएगी, नवंबर दिसंबर में। अब ये नवंबर दिसंबर में इन्हें जब कम लाइट मिलती है वो इंड्यूस करती है इनमें फ्लावरिंग के लिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज होती है तो नवंबर में सपोज इन्हें टेम्परेचर रिक्वायर है 20 डिग्री का, वो टेम्परेचर ही नहीं मिल पा रही है, तो क्या जब टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो क्या इनमें फ्लावरिंग आ पाएगी? नहीं। एक एग्जांपल आप देवदार ले लो, आगे भी पढ़ेंगे देवदार को,
कि देवदार में जिस साल उसे बहुत ज़्यादा चिलिंग ट्रीटमेंट मिल जाता है, यानी कि अगर किसी साल स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाए, ये प्लांट का अडेप्टेशन है कि जिस साल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए प्लांट्स को उतनी ज़्यादा कोल्ड की एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके जीनोटाइप जो है वो एक्टिव हो जाता है। यानी कि प्लांट ये समझता है, अब आंखें तो लगी नहीं है तो उसे फीलिंग ही लेनी होती है, उसे ये लगता है कि इस बार भाई बम्पर ऑफर आया है, स्नो बहुत है तो गर्मी आएगी तो मेल्टिंग भी अच्छी आएगी, यानी कि इस साल मॉइस्चर बहुत है। तो ये जो कोल्ड या चिलिंग है, ये देवदार में उस साल बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होगी, क्योंकि उसे पता है मॉइस्चर अच्छी खासी है। आप एप्पल खाते हैं, एप्पल में भी जितनी ज़्यादा कोल्ड होगी उतना ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी, उतना ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। अब मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग से वो टेम्परेचर या चिलिंग जो है वो फील ही नहीं होती है देवदार को या एप्पल को, तो क्या एप्पल का प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं, प्रोडक्शन गिर जाता है। आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर में कि इस साल जो कोल्ड है वो विदिन एक ड्यू पीरियड में नहीं आ पाया है, तो उनका प्रोडक्शन गिर गया। इस साल उनकी क्रॉप फेल हो गई। देवदार के साथ भी यही हुआ। यानी कि फिनोलॉजी का मतलब साल भर की साइकिल, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर उन्हें वो ट्रीटमेंट या टेम्परेचर की फीलिंग आ जाती है तो प्रॉपर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अगर वही इसकी जो प्लांट्स है, अगर सपोज फ्लावरिंग से पहले यानी कि रिप्रोडक्शन से साइकिल में जाने से पहले उसे 4 मंथ का फूड सिंथेटिक पीरियड चाहिए जिससे अच्छा खासा फूड को स्टोरेज कर सके। अगर ये टेम्परेचर जो है जो उसे 4 महीने बाद मिलने वाला था, अगर 2 महीने बाद ही मिल जाएगा तो क्या है, इसके पास 2 महीने के फूड में ही ये उस रिप्रोडक्शन साइकिल में एंटर कर जाएगी। जो लॉन्ग डे वाले प्लांट है उनके केस में तो उनका जो फ्रूट है वो क्या हेल्दी होगा? नहीं। तो वो जब हेल्दी फ्रूट नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ टाइम में वो निकल लेंगे। या तो फ्रूट प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाता, डेवलप हो गया तो जर्मिनेट नहीं हो पाता, जर्मिनेट हो गया तो जल्दी मर जाता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज जो फूड है सीड में वो बहुत कम है। तो ये फिनोलॉजी को इम्पैक्ट करेगा फ्रूटिंग के टाइम पर, फ्लावरिंग के टाइम पर, न्यू लीव्स का जो प्रोडक्शन है वहाँ पर इम्पैक्ट देगा, और ये सीजनल वेरिएशन के हिसाब से इम्पैक्टेड रहेगी। अब अपने टेम्परेचर वाला इशू देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग हाई टेम्परेचर, कि अगर हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट पे और कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ेंगे। पहला है फोटोसिंथेसिस। इसे हम लोग देख चुके हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज होगी। यानी कि प्लांट के साथ दिक्कत क्या आएगी कि इनका जो स्टार्वेशन, भुखमरी वाला जो इशू है वो बढ़ने वाला है ग्लोबल वार्मिंग से। अब भुखमरी में कब तक जिंदा रहेंगे, तो इसका सीधा सा आप ऐसे ले सकते हो, मोटा माटी के राजस्थान की जो अपनी वेजिटेशन है वो बहुत जल्दी, जैसी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो डेजर्ट वाली वेजिटेशन है वो बहुत जल्दी निकल जाएगी, यानी कि वो सीधा सीधा प्लेन हो जाएंगे। वेजिटेशन ख़त्म होगी तो इसके बाद फिर अगर थोड़ी बहुत रेनफॉल हो भी गई तो फिर वो सॉइल इरोजन वाली समस्याएं खड़ी होंगी, प्रोडक्शन करेगा, डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा, फिर लंबी पूरी चैन चलती है उसमें। दूसरा ये फोटो पीरियोडिज्म या वर्नलाइजेशन। फोटो पीरियोडिज्म मतलब यहाँ पर है कि जो टाइम है ड्यूरेशन वाला वो फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, तो उसे हम टर्म यूज़ करते हैं फोटो पीरियोडिज्म। अगर कोल्ड जो है कोल्ड फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है, जैसे देवदार है, एप्पल है, उसमें हम लोग उसे फोटो पीरियोडिज्म ना बोल के वहाँ वर्नलाइजेशन टर्म यूज़ करते हैं। अगर लो टेम्परेचर इंड्यूस करता है तो वर्नलाइजेशन, लाइट का ड्यूरेशन कर रहा है तो फोटो पीरियोडिज्म। ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो अपनी लिप्स को बर्न कर देगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वहाँ पर कर देगा। एक इशू है, आपने देखा होगा कि जैसे फंगल अटैक है, बहुत सारे नेमाटोड्स हैं, इंसेक्ट पेस्ट है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, आराम से हंसते खाते इनकी परिवार ग्रोथ करते हैं और सबके सब मिल बांट करके फॉरेस्ट को कंज्यूम कर जाते हैं, जैसे अभी टिड्डे अटैक वगैरह है। तो इस टाइप से इंसेक्ट पेस्ट भी वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं ग्रोथ, टेम्परेचर ग्रोथ के साथ। फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, फिर तो सत्यानाश ही कर दिया, मैटर ही क्लोज है। सन बर्न, सन स्काल्ड, ये देख चुके हैं, ये फॉरेस्ट फायर हो गया नीचे। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन, फिर वो ये है टिश्यू लेवल पे। फॉर एग्जांपल के लिए आपने लास्ट ईयर न्यूज़ पढ़ी होगी कि कनाडा का एक विलेज था,
कनाडा वाले जिनका फ्यूचर कनाडा जाने का है भाई, उनका ख़राब हो गया, बिक गई है सरकार। यहाँ पर भाई इनका पूरा गांव ही ख़त्म हो गया, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ की वेजिटेशन जो है उसमें नॉर्मल है। अब बीड़ी सिगरेट वाला तो पता नहीं है, लेकिन स्पार्किंग है, कहीं कम्युनिकेशन लाइन है, टेलीफोन जो अपनी इलेक्ट्रिक लाइन्स है, कहीं उनके बीच में स्पार्किंग हुई और पूरा फॉरेस्ट जल गया। ये विलेज ही ख़त्म हो गया। कुछ उनका उसकी वजह से समस्या आई, कुछ यहाँ पर ड्राउट की समस्या आई, तो ये मैटर क्लोज हो गया इस विलेज का। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ अभी इसी साल अभी गर्मियों में दिक्कत थी कि वहाँ पर आपको अब यहाँ उतनी फ़ोटो डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ज़रूरत भी नहीं उनकी, कि पता पड़ रहा है कि यहाँ 150 एनिमल्स है बिल्कुल लाइन में, इस टाइप के जैसे वेट लैंड है उसमें इंटर कर गए कि पानी मिलेगा, लेकिन नहीं है पानी उसमें, वो उसी में गपे रह गए, मर गए। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में ऐसी डेथ होने स्टार्ट हो रखी है वहाँ पर। तो ये सारी आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर का वेजिटेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पे। अगर आप फॉरेस्ट्री में क्वेश्चन लिख रहे हैं और वो आपसे फॉरेस्ट्री पूछ रहे हैं, तो आप वाइल्ड लाइफ से एक दो लेके चलेंगे एंगल। टेम्परेचर में आप वीड को भी ले सकते हो। अपनी जो वीड है ये इसके साथ क्या इशू है कि ये है सीजनल, ये अपनी पूरी साइकिल लाइफ साइकिल है वो 4-5 मंथ में ख़त्म कर लेती है। बहुत सारी तो वीड इतनी फास्ट ग्रोइंग है कि 2-3 मंथ में ख़त्म कर लेती है। तो जैसे कोई फेवरेबल सीजन आता है, ये वीड अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके वहाँ सीड प्रोड्यूस करके ख़त्म। प्लांट जो है पेरिनियल है, ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इन पे ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि इन्हें साल भर रहना है, ये लिपट जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर क्या कर रहा है कि जैसे सीजन आया, नई सीड जो पुराने प्लांट्स हैं उनके जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वीड कॉम्पिटिशन दे रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वीड जो है इस टाइप की पेरिनियल, वो भी काफ़ी ज़्यादा उस एरिया में स्प्रेड कर रही हैं। एक छोटा सा इशू है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हाई टेम्परेचर को झेल लेते हैं, जैसे राजस्थान वाले। तो आखिर ये झेल कैसे लेते हैं, इसे पढ़ने की क्या रीज़न है? जैसे आपके कोल्ड वाला जब अभी लो टेम्परेचर पढ़ेंगे तो उस पर पूछ लिया था इन्होंने कि लो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कैसे प्लांट डेवलप कर लेते हैं, तो वैसे ही हाई टेम्परेचर को पढ़ लो। एक है इनका मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि जो ऊपरी तौर पे जो अडेप्टेशन है इनका, वो कैसा है। जैसे राजस्थान या आप डेजर्ट वाले प्लांट्स ले लो। पहला है इनकी जो लीव्स हैं वो छोटी छोटी होंगी, लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल की वाल होगी, रिड्यूस लीफ साइज, यहाँ पर क्यूटिकल होगी। लीव्स की जो ओरिएंटेशन है वो भी डायरेक्ट धूप की तरफ ना रह के थोड़ी हॉरिजॉन्टल रहेगी। ये मॉर्फोलॉजिकल है। जो सेमी एरिड के प्लांट्स हैं उनमें थॉर्न होते हैं। ये थॉर्न जो कैरेक्टर है वो यहाँ इसका नहीं है। थॉर्न का जो बेसिक अडेप्टेशन है वो है जो एनिमल्स हैं वो कंज्यूम कर जाते हैं, उनसे रोकने के लिए अडेप्टेशन है उनका। इसके बाद सेलुलर लेवल पे ले लो तो वहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। इस पे आजकल ज़्यादा रिसर्च हो रहा है क्योंकि ये प्रोटीन्स ऐसी हैं जो उसके जो एंजाइम्स है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 50 डिग्री टेम्परेचर जाएगा एंजाइम ब्रेक हो जाते हैं, प्लांट डेथ हो जाती है। लेकिन ये एंजाइम ऐसे हैं कि उसके एंजाइम को ब्रेक नहीं होने देते, यानी कि प्लांट की डेथ नहीं होती है। ये एंजाइम उस प्लांट को 60 डिग्री 62 डिग्री तक जिंदा बनाए रखने देते हैं। तो अगर हम लोग इस टाइप के जो हीट स्टॉक प्रोटीन है उनको अगर हम लोग अपनी नॉर्मल प्लांट्स के साथ ऐड कर दें तो पॉसिबिलिटी है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो कुछ हद तक हम लोग टैकल कर पाएँ। फिर टिश्यू लेवल के एडेप्टेशन है, जैसे कि कुछ फैटी एसिड का स्टोरेज कर देना, जिससे उनका जो अंदर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिससे प्लांट्स इजीली वाटर लॉस नहीं करेगा। सेल का जो साइज है वो थोड़ा छोटा रहेगा। वो जो एडेप्टेशन है वो यहाँ रोल करते हैं। यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव लो टेम्परेचर ओवर फॉरेस्ट वेजिटेशन। एक्सेस हो गया, अब लो है। लो के केस में दो इशू आते हैं, एक है फ्रॉस्ट और दूसरा है स्नो। यहाँ पर हम लोग फ्रॉस्ट में क्या पढ़ने वाले हैं आपसे, यहाँ फ्रॉस्ट और स्नो से बहुत क्वेश्चन आए हैं। पहला फ्रॉस्ट में पढ़ते हैं कि फ्रॉस्ट होता ही क्या है, फ्रॉस्ट के टाइप कितने हैं और फ्रॉस्ट कैसे इम्पैक्ट देती है, और उन इम्पैक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ये 4 एरिया है फ्रॉस्ट में पढ़ने के। तो फ्रॉस्ट का मतलब है जहाँ एयर है वो बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे ठंडी हो जाती है। उस केस में मॉइस्चर को जो भी सरफेस मिलती है वहीं जम जाती है,
तो फ्रॉस्ट का क्या हुआ, चिलिंग ऑफ एयर बिलो फ्रीजिंग लाइन, फ्रीजिंग लेवल। अपने यहाँ फ्रॉस्ट जो है वो 3 टाइप की पड़ती है, ग्लोबली फ्रॉस्ट जो है वो 3 टाइप की है। पहला होती है ग्राउंड फ्रॉस्ट, या इसे बोलते हैं रोअर फ्रॉस्ट, या इसी को बोला जाता है रेडिएशन फ्रॉस्ट। दूसरा होता है पूल या कन्वेक्शन फ्रॉस्ट, और तीसरी होती है एडवेक्शन फ्रॉस्ट या विंड फ्रॉस्ट। 3 टाइप है फ्रॉस्ट के, एक एक करके देखते हैं। पहला है रेडिएशन फ्रॉस्ट। ये होता है मिड लैटिट्यूड वाले रीजन में। जैसे अपने यहाँ मान लो मिड लैटिट्यूड में अपना ज़्यादातर रीजन आता भी नहीं है, क्योंकि फिर वो हिमालय का इम्पैक्ट है। तो जैसे यूरोप है, स्टेपी वाला रीजन है, मिड लैटिट्यूड का है। और ख़ासकर जब अपने यहाँ सर्दियों का टाइम चल रहा हो, तो उसमें क्या होगा, सर्दियों के टाइम पे जैसे आपका जो डे है वो तो है 8 डेज का, 8 आवर का, 9 आवर का, और नाइट है वो आपकी है 14 आवर या 12 आवर से ऊपर है, वो 14-15 आवर की आपकी नाइट है। तो डे टाइम में जो आपको सोलर रेडिएशन मिल रहा है, सपोज आपको डे टाइम में सोलर रेडिएशन मिला 18 कैलोरी की, नाइट है 15 घंटे की। जो अर्थ है वो लॉन्ग वेव में अपनी जो हीट एनर्जी है उसे कंटिन्यूस नाइट में एमिट कर रही है। पता पड़ा डे में तो 80 कैलोरी एनर्जी रिसीव हुई थी सोलर रेडिएशन के थ्रू, और नाइट में इसने 100 कैलोरी एमिट कर दी। तो यहाँ पर नेट लॉस कितना हुआ, 20 कैलोरी का। अब ये नेट लॉस 20 डेली बढ़ता जाएगा, तो 1-1.5 मंथ में ऐसा हो जाएगा कि उस रीजन में फ्रॉस्ट पड़ना शुरू कर देगा। तो क्योंकि यहाँ जो मेन इशू है वो है सोलर रेडिएशन की वजह से, क्योंकि एनर्जी है वो रेडिएट होकर के लॉस हो रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं रेडिएशन फ्रॉस्ट। लेकिन रेडिएशन फ्रॉस्ट के लिए नेसेसरी है कि यहाँ पर जो विंड मूव कर रही है वो बिल्कुल काम हो, बिल्कुल रुकी हुई सी हो, हल्की हल्की ब्लो कर रही हो। क्योंकि अगर विंड तेज़ी से जाएगी तो क्या है कि जो रेडिएशन निकल रहा है, यहाँ पर विंड के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्होंने एब्जॉर्ब किया और वो आगे बढ़ जाएंगे, पीछे से दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो रेडिएशन लॉस नहीं हो पाएगा। मेजॉरिटी जो रेडिएशन है उसे गेन करके जो विंड है वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगी। तो यहाँ चाहिए कि विंड बिल्कुल रुकी हुई सी काम कंडीशन हो, जिससे जो भी रेडिएशन निकला यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अपने आप को सैचुरेट कर लिया, इसके बाद एक्सिस में रेडिएशन ऊपर लॉस होता रहा। दूसरी कंडीशन है कि आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, और फर्स्ट कंडीशन लॉन्ग विंटर नाइट, मिडिल एल्टीट्यूड वाला रीजन, वो बता ही चुका है। तो ये जब तीनों कंडीशन होंगे तभी ये रेडिएशन फ्रॉस्ट बन पाता है। तो अगर ऐसी रेडिएशन फ्रॉस्ट वाली कंडीशन अपने यहाँ बन रही हो तो हम लोग क्या करते हैं, अब नाइट को तो ऐसा कर नहीं सकते कि सूरज को ज़बरदस्ती ले आए। तो यहाँ कुछ कंडीशन जो है, जैसे काम विंड है तो यूरोपियन लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टरबाइन लगा देते हैं, पंखे, रात में उन्हें चला देते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ फ्रॉस्ट नहीं बढ़ पाता है। क्लियर स्काई है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपने यहाँ भी जो कुल्लू वाले रीजन में, हिमाचल में, हम लोग रात में आग लगा देते हैं जिससे धुआं निकले। तो आसमान है उसे साफ़ नहीं रखेंगे, उसमें धुआं बहुत सारा भर देंगे, जिससे जो रेडिएशन एमिट हो रहा था वो रेडिएशन वहीं पे टिका रहे। इसका मीन्स अर्थ के स्पेस को न छोड़ पाए। दूसरा जो फ्रॉस्ट का टाइप है इसे बोलते हैं पूल फ्रॉस्ट या कन्वेक्शन। ये है जब कोल्ड एरिया है, पहाड़ियों से जो फ्रॉस्ट, जो कोल्ड विंड है वो नीचे आती हैं वैली में, जैसे कि देहरादून वैली मान लो, ऊपर से शिमला से क्या मसूरी से ऊपर से नीचे उतर रही है। अब यहाँ पर क्या है, एक टाइप से वैली है, स्विमिंग पूल हो गया, तो आसान जाता है पूल फ्रॉस्ट याद रखने के लिए, ये बनेगा वैली में। यहाँ पर क्या इशू होता है, जैसे अगर कहीं टेम्परेचर, आपने वो फ्रॉग वाली स्टोरी सुनी होगी कि फ्रॉग को अगर आप एकदम गर्म पानी में डाल देंगे तुरंत बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर वेजिटेशन तो बाहर निकल नहीं सकती। अगर कहीं पर फ्रॉस्ट पड़ता है, टेम्परेचर अगर धीरे धीरे डाउन हो रहा है तो वेजिटेशन अपने आप को अडॉप्ट करती जाती है। लेकिन पूल फ्रॉस्ट में क्या है कि अचानक से विंड चली और अगले 1-1.5 घंटे में, जहाँ टेम्परेचर नीचे वैली में 20 डिग्री था, अगले 2-3 घंटे में ही टेम्परेचर -4 डिग्री पहुँचा दिया। ऊपर से कोल्ड विंड आ गई 20 से -4, मतलब एकदम अगले 2 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया। प्लांट अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं
और इस केस में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है प्लांट्स को, मेजॉरिटी प्लांट्स यहाँ डाई कर जाते हैं। तो पूल फ्रॉस्ट आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल वैली रीजन मान लो। थर्ड है एडवेक्शन या विंड। ये क्या है, जैसे अपने यहाँ सर्दियों में विंड जो है वो इधर से एंटर करती है, यानी कि कहीं बाहर से विंड आई और आपके एरिया में आकर के फ्रॉस्ट मचा के चली गई। ऐसे हम लोग हिल के एडजॉइनिंग एरिया में भी बोल सकते हो, जो वैली से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, या फिर ये वाला है, ये है अपनी विंड फ्रॉस्ट या एडवेक्शन फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट से इंजरी किस टाइप की होंगी? यंग सीडलिंग है वो तो बेचारे निपट ही जाते हैं। टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो क्या है, सॉइल के अंदर का जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा। अब मान लीजिए वाटर एकदम जब फ्रीज हो जाएगा तो क्या है, साइज बढ़ेगा मिट्टी का, पानी का साइज बढ़ेगा, पानी तो फ्रीज होने पे साइज बढ़ाएगा, तो मिट्टी जब साइज बढ़ेगा तो मिट्टी को ही ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं सॉइल लिफ्टिंग या सॉइल अपलिफ्टिंग। जब मिट्टी ऊपर उठती है, अब मिट्टी तो उठ जाएगी लेकिन प्लांट की रूट कोई रबड़ थोड़ी है, इलास्टिक थोड़ी है, तो सॉइल जब अपलिफ्ट होती है तो इसकी रूट को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। तो मेजॉरिटी प्लांट्स हैं वो इस टाइप की सॉइल अपलिफ्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो एक तो ये डैमेज है जिसकी वजह से प्लांट डेथ कर जाते हैं। दूसरा इशू है, प्लांट्स जो है रात में फ्रॉस्ट पड़ा था, ये ज़मीन अभी भी फ्रीज में है, अब सुबह सुबह सूर्य नारायण भगवान चले आते हैं और इन्होंने टेम्परेचर बढ़ा करके ऊपर 30 डिग्री कर दिया, ऊपर है 30 डिग्री। प्लांट क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ा है तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन करेगा, वाटर का ट्रांसपिरेशन कर रहा है। अब इसकी जो वाटर की ज़रूर रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से लेगा, ज़मीन से, लेकिन यहाँ पर तो वाटर अभी भी मस्त मज़े में है, फ्रीज हो रखा है, तो प्लांट्स को यहाँ से वाटर मिलता नहीं है, यहाँ पर जो होता है वो भी चला जाता है, प्लांट में आ जाती है विल्टिंग, मतलब प्लांट मुरझा जाता है। और अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो ये परमानेंट विल्टिंग हो जाती है, यानी कि प्लांट की हो जाती है डेथ। तो इस केस में हम लोग करते क्या है, जनरली जो इसके प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उन्हें देखते हैं आगे की स्लाइड में। और एक है तीसरा यहाँ पर क्रैक्स, इस टाइप के फ्रॉस्ट क्रैक्स का फॉर्मेशन होना, ये अपने सीधे सीधे इंजरी है। हम लोग प्रोटेक्शन का काम कैसे करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में फ्रॉस्ट से बचाना आपके पास 40 हेक्टर है, 60 हेक्टर है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई नर्सरी है उस पर ऐसा शेड वगैरह लगा दो, तो कुछ हद तक जो पाला पड़ रहा है, फ्रॉस्ट जो पड़ रहा है, क्योंकि मॉइस्चर ऊपर से नीचे गिरती सी अनुभव होती है, वो यहाँ कुछ हद तक रुक जाती है। दूसरा जो लीव्स वाला इशू था, विल्टिंग वाला, उसके लिए क्या करते हैं कि सुबह सुबह स्प्रिंकलर इरिगेशन दे देते हैं। इसके साथ क्या है, आपने यहाँ पर भले ही ठीक है ये पानी भी ठंडा ही होगा, लेकिन ये कम से कम फ्रीज तो नहीं है, या वहाँ पानी का टेम्परेचर सपोज है 18 डिग्री या 24 डिग्री सेल्सियस, आपने इस पानी को वहाँ स्प्रिंकल कर दिया, तो ये जो टेम्परेचर बढ़ा था 30-35 डिग्री जो मॉर्निंग में 10-11 बजे के आसपास, तो जो विल्टिंग कॉज कर रहा था, ये कुछ हद तक जो पानी है इसने क्या किया कि लीव्स एरिया के जो बर्फ थी उसे मेल्ट कर दिया, लीव्स को कुछ हद तक जो वाटर की रिक्वायरमेंट थी उसे फीड कर दी, और जब ये टेम्परेचर मिट्टी पे गिरेगा तो मिट्टी का कुछ टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन एक अल्टरनेटिव होता है, लेकिन इसका एक लेवल से ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तीसरी कंडीशन है, जैसे रेडिएशन फ्रॉस्ट है, तो भाई फ्रॉस्ट क्यों बनने से पहले अगर हम इस टाइप की बोन फायर करते हैं, मेनली यहाँ फॉगी करें हम लोग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आसमान में धुआं रहे, रेडिएशन स्कैटर्ड ही नहीं कर पाए, यानी कि रेडिएशन जो है वो स्कैप ना कर पाए अर्थ के एटमॉस्फेयर को, तो ये काम किया जाता है। फोर्थ होती है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब है जो अपना रेजिड्यू है, मटेरियल है, उसे ऐसे सॉइल पे डाल दो, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, आगे की स्लाइड में देखेंगे उसे, लेकिन एक याद रहेगा कि मल्चिंग है, इससे क्या है, सॉइल जो है, सॉइल वाटर है वो फ्रीज नहीं हो पाएगा। और इसे मैं बता चुका हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें इस टाइप के बड़े बड़े टरबाइन लगा के विंड को मूव करवा दिया जाता है, जिससे वहाँ पर फ्रॉस्ट ना पड़े। अब मल्चिंग का इशू देख लेते हैं।
कई बार बीच में आपको टाइम वो मिलेगा टर्मिनोलॉजी इस टाइप का कि बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग और ये प्लास्टिक या सिंथेटिक मल्चिंग। मल्चिंग ये भाई सीधा है, इसके बहुत सारे रोल है, इसका तो केवल एक प्रोटेक्शन वाला रोल रहा है इसका। तो इससे पूछा जाता है कि ये जो मल्चिंग है इसके क्या एडवांटेज हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला है जैसे कि आपने सॉइल पे यहाँ मल्च डाल दिया, ऑर्गेनिक मैटर है, टाइम के साथ ये डिकम्पोज होगा तो बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो आपकी सॉइल की है वो फर्टिलिटी बढ़ेगी। दूसरा टेम्परेचर मेंटेन करेगा इसका। तीसरा अगर ऊपर से कोई वाटर गिर रहा है, रेनफॉल हो रही है, तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो सीधी सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो स्प्लैश इरोजन होता है वो नहीं होने देगा। यहाँ पर अगर वाटर रन ऑफ भी हो रहा है तो वो आसानी से रन ऑफ नहीं होगा, वाटर को फिल्ट्रेशन के लिए, इनफिल्ट्रेशन के लिए टाइम मिलेगा। इससे आप एक टाइप से सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन वाले दोनों ही काम कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट ये डिकम्पोजिशन वाला है और टेम्परेचर भी आप मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ आपके मल्चिंग के बेनिफिट्स आ गए। अब एक क्वेश्चन आया था कि जो प्लांट्स है वो लो टेम्परेचर के प्रति कैसे रेजिस्टेंस शो करता है, उसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल, कुछ फिजियोलॉजिकल, कुछ एनाटॉमिकल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन इस टाइप से पूछा था कि उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये था फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस इन ट्री डिपेंड अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सप्लेन। ऐसा पहले भी ये क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है। तो इंटरनल कैसा है, वाटर कंटेंट इन सेल साइज, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। मैं सीधा बता देता हूँ इसे। इंटरनल का मतलब क्या है कि जो सेल है उसका टिश्यू लेवल पर अगर इसका कोई नया टिश्यू बना है, अगर सेल का जो साइज है वो छोटा छोटा है तो सेल के पास वाटर भी कम होगा। अगर फ्रॉस्ट पड़ गया और वाटर फ्रीज होता है तो छोटी छोटी फ्रीज होगा, तो उससे ये सेल के बर्स्ट होने के, फटने के चांसेस कम है। अगर सेल का साइज बड़ा बड़ा है तो इसके अंदर वाटर भी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी 80-90% तक वाटर ही रहेगा, 90 के आसपास। तो जब ये फ्रीज होगा तो यहाँ पर बड़े बड़े स्पाइक बनेंगे वाटर के और सेल के बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक है इंटरनल में इसके सेल साइज। दूसरा है इसका जो वाटर है उसमें कितने ऑर्गेनिक कंटेंट है। जैसे हम लोग को साल्ट वाला पानी का रहता है कि एग उबालते हैं, नॉर्मल में बॉयल करो और एक में वाटर में साल्ट डाल के आपने बॉयल किया, तो उसका साल्ट डालने से क्या वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री न रह के 110-120 के आसपास पहुंच गया। तो वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा कि अगर आपने सेल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाले कंटेंट है तो ये इसका जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सपोज जैसे 0 डिग्री है, वो यहाँ पर पहुँच जाएगा -20, -25 डिग्री। फ्रॉस्ट पड़ा यहाँ पर, बाहर टेम्परेचर जा रहा है -15, तो क्या -15 डिग्री ये -25 डिग्री से दे पाएगा? नहीं, तो ये जमेगा नहीं। तो यहाँ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मुद्दा आ जाता है, वाटर कंटेंट का इशू आ गया। तीसरा है परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू वाटर। ये जो सेल है इसकी सेल वॉल है वो वाटर के लिए कितने बेटर तरीके से परमिएबल है, वाटर अंदर बाहर आसानी से जा सकता है या नहीं। अगर ये ज़्यादा परमिएबल है तो क्या होगा, जैसे जैसे वाटर फ्रीज होना शुरू होगा एक्सेस जो वाटर का होगा वो इजीली बाहर निकल जाएगा, तो सेल बस्ट नहीं होगी। अगर इम्परमिएबल है तो क्या वो बाहर नहीं जाने देगा, भले ही मर जाए वहाँ पर, तो वो इशू रहेगा। सेल साइज हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आएंगे, टेम्परेचर, सीजन, लाइट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट। मिनरल्स न्यूट्रिएंट देख लो। फास्फोरस है वो एनर्जी की करेंसी है, एटीपी उसका मेन कंपोनेंट है। अगर आप कहीं पे प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, आपने वहाँ पर फास्फोरस को दे दिया, तो इसका क्या होगा कि उसमें नई जो ग्रोथ होगी वो प्रमोट होगी। अगर नई ग्रोथ होगी, जो यंग सूट है उसकी सबसे कम रेजिस्टेंट होती, क्योंकि टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आप इस टाइप के मिनरल्स या न्यूट्रिएंट दे देते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर दे दिए, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है फ्रॉस्ट में, क्योंकि यंग टिश्यू है वो सीधे सीधे इम्पैक्ट दे देगा। और अगर आपने इनको कम कर रखा है, लिमिटेड कर रखा है, तो ऑब्वियसली उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। वही वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल इन द सॉइल,
वाटर ज़्यादा होगा, प्लांट के पास थोक के भाव में होगा, ज़्यादा अंदर भर रखा होगा। अगर यहाँ पर वाटर स्ट्रेस है तो प्लांट पहले से ही उसके पास कम है, तो उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी, तो इजीली फ्रीज नहीं होगा। फिर वो लाइट उसी हिसाब से देख लेना, ज़्यादा लाइट ज़्यादा ग्रोथ, कम लाइट कम ग्रोथ तो ज़्यादा रेजिस्टेंस। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वो है वही सडन फॉल होता है तो वो मच मोर इंजीरियस देन ग्रेजुअल फॉल। ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट है कुछ इस टाइप के एग्जांपल आते हैं, फ्रॉस्ट हार्डी स्पीसीज, मॉडरेट फ्रॉस्ट हार्डी स्पीसीज, फ्रॉस्ट टेंडर स्पीसीज, यानी कि वो स्पीसीज हैं ये, जैसे नीम है, अकेसिया निलोट का बबूल, अजाडायरेक्टा इंडिका नीम, टीक है, अर्जुन है, ये वो स्पीसीज है जिन पे फ्रॉस्ट अगर पड़ गई तो ये निपट जाती है, बचती नहीं है। ये वो है जो हाई लेवल का रेजिस्टेंट शो करती है। तो ये स्पीसीज ऐसी हैं, एक आध को रट्टा मार लो, कहीं कोट करने में काम आएगी, हर एक को याद रखना ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तो बस एक आध कर लो तो काम चल जाता अपना। एडवांटेज ऑफ फ्रॉस्ट, अभी तक हमने फ्रॉस्ट के नुकसान तो बहुत पढ़े हैं, फ्रॉस्ट के क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, आप लिख लो एक आध, प्रतीक भाई कुछ होगा फ्रॉस्ट का कोई फ़ायदे बता। बका की सोच लेना, एक मैं बता देता हूँ। जैसे स्ट्रेटिफिकेशन है वेजिटेशन का, मान लीजिए हिमालय का फुट हिल रीजन है, वहाँ पर अपने 100 प्लांट्स ग्रो कर दिए, 100 स्पीसीज है तो कंपटीशन बहुत होगा। यहाँ बीच बीच में आए दिन फ्रॉस्ट पड़ता रहता है। फ्रॉस्ट क्या करेगा, जो स्पीसीज नहीं झेल पाती हैं, यहाँ पर 60-70 जो स्पीसीज है उनको यहाँ कंपटीशन में आउट कर देगा। तो यहाँ बचेंगी जो 100 स्पीसीज लगाई थी, केवल 30 बचेगी, यानी कि फ्रॉस्ट जो है वो 30% बच गई या 30 बच गई, यानी कि फ्रॉस्ट आपके कंपटीशन को कम कर देगा। तो एक तो स्पीसीज कंपोजिशन रेगुलेट करता रहता है और कंपटीशन का लेवल कम कर देगा। बहुत सारी वीड्स हैं जो सपोज फ्रॉस्ट को नहीं झेल पाती हैं, तो वो अगर इस टाइप के कोल्ड एरिया में एंटर करती भी हैं तो वो निकल लेती हैं, तो उन्हें भी एक टाइप से ये वीड ग्रोथ जो है उसको भी कुछ हद तक ये चेक कर लेता है। नेक्स्ट इशू आएगा अपना स्नो का, बर्फबारी हो गई, इसके भी फ़ायदे और नुकसान है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं आगे। भाई स्नो अफेक्ट द फॉरेस्ट वेजिटेशन कैसे करती है, स्नो का देवदार पे क्या इफेक्ट है, स्नो या जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, तो इसमें लो टेम्परेचर में आप जब इफ़ेक्ट को पूरा इनलिस्ट करो तो उसमें फ्रॉस्ट वाले भी जो इफ़ेक्ट हैं उन्हें भी लिख दोगे और स्नो वाले भी लिखोगे। और ऐसा नहीं करना कि भाई स्नो के इफ़ेक्ट क्या है फ्रॉस्ट के, दोनों को मिक्सअप करके लिख देना। स्नो के पहले देख लेते हैं इसके बेनिफिट क्या है। वही जैसे फ्रॉस्ट कर रहा है, स्पीसीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये रोल प्ले करेगा। कोल्ड एरिया में केवल उन्हीं स्पीसीज़ को ये ग्रो करने देगा जो इतनी चिलिंग को झेल सकते हैं, अदर स्पीसीज वहाँ सरवाइव नहीं रह पाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए ये रोल प्ले करेगा। जैसे देवदार फिर स्प्रूस है, यही बेस्ट ग्रो कर पाती हैं उस एरिया में। नेचुरल रीजनरेशन है उसको प्रमोट करता है। इनके सब देवदार मैंने बताया था, देवदार के साथ साइकिल क्या है कि जितना ज़्यादा स्नोफॉल होगा वो उतना इंड्यूस होता है, उस साल ज़्यादा फ्लावरिंग ज़्यादा फ्रूटिंग, तो वहाँ ये रोल प्ले करेगा। जब इसमें मेल्टिंग होगी तो यही स्पीसीज जो है इनके लिए वो पानी का काम करेगा, सोर्स ऑफ मॉइस्चर या सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पर ये एक सीड बैंक की तरह भी काम करेगा। स्नो का एक इम्पैक्ट ये ब्लैंकेट का मतलब है कि एक बार बर्फबारी गिर गई, फिर वहाँ पर टेम्परेचर जो है जो गिरना था वो गिर चुका, अब और फर्दर नहीं गिरेगा। और सीड बैंक का मतलब क्या है कि जैसे देवदार है, हर साल सपोज ये 1,000 सीड प्रोड्यूस कर रहा है, 1000 सीड इसने प्रोड्यूस किए, कुछ स्नो के बीच में दबे रह गए, जो बिल्कुल अंदर फ्रीजिंग में चले गए वो दबे रहेंगे। मान लो देवदार जो है आगे चलता रहा, क्लाइमेट चेंज कुछ इस टाइप का माहौल बनता है, या फॉरेस्ट फायर लग गई और देवदार वगैरह पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन जो सीड जो दबे थे बर्फ़ में, कभी बर्फ़ पिघलती है और ये बेचारे निकलते हैं और फिर ये वापस जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ऐसी स्पीसीज़ जिनकी जो इस टाइप की स्टोरेज में वो 900 साल 1000 साल ज़िंदा रह जाते हैं, उनकी सीड वो लगभग ख़त्म नहीं होती हैं।
तो एक टाइप से ये उसका काम कर देते हैं। दूसरा एक और है इंसेक्ट पेस्ट, रोडेंट है, रोडेंट जैसे गिलहरी है, स्क्वायरल, वो कंज्यूम कर जाती है। इसने सीड प्रोड्यूस किए, उन पर ऊपर से बर्फ़ गिर गई, वो अंदर दबे रह गए। तो अगर रोडेंट्स वगैरह ने इम्पैक्ट भी किया, खा भी गए, तब भी बहुत सारा सीड जो है वो बर्फ़ में दबा हुआ है, वो इन्हें बचाए रखेगा। तो वहाँ एक रोल हो गया। नेगेटिव में आप ये बोल सकते हो कि ये जो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी है उसको बहुत डैमेज पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर जमता रहेगा, गिरता रहेगा, तो इसे ब्रेक कर देते हैं। इसका जो शेप है, मेंटेन फॉर्म, उसके लिए ये मेन रोल प्ले कर देते हैं। जैसे देवदार पे क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्नो इन रीजनरेशन ऑफ सिट्रस देवदारा। अब रीजनरेशन की बात की गई तो रीजनरेशन की प्रोसेस कहाँ से शुरू होगी? फ्लावरिंग से। ज़्यादा स्नो, ज़्यादा कोल्ड इंडक्शन, ज़्यादा फ्लावरिंग, हेल्दी पोलन ग्रेन, जो सीड प्रोड्यूस होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, रीजनरेशन ज़्यादा होगा, मॉइस्चर आसानी से मिलेगी। ठीक है। रिमूव सीड डॉर्मेंसी, इनके जो सीड हैं देवदार के, क्योंकि सीड पूरा मॉइस्चर का ही साइकिल इनके लिए फेवरेबल है, तो जितना ज़्यादा चिलिंग या ठंडा मिलेगा उतना इनकी सीड की डॉर्मेंसी जो है वो आसानी से जाएगी। अब आप बोल सकते हो कि डॉर्मेंसी क्या है, आगे सीड में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डॉर्मेंसी का मतलब कि आपको या सीड को एक फेवरेबल सीजन देने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं होता है, मना करते हैं एक टाइप से, कुछ भी हो जाए मैं जर्मिनेट नहीं करूँगा, वो फिर जो है उसे डॉर्मेंसी बोलते हैं। सोर्स ऑफ मॉइस्चर है, ये बका की चीज़ें पढ़ लेना, उसमें सीधा सीधा है। यहाँ पर ये इसके लिए है। नेगेटिव क्या है? हार्मफुल इफेक्ट, स्नो से पेड़ की मैकेनिकल बेंडिंग हो जाती है। स्नो स्लाइडिंग हो गई तो पूरी पूरी आपकी हज़ारों जो पेड़ की अगर कोई पैच है पूरा स्टैंड ही ख़त्म हो जाता है उसका। कुछ फंजाई हैं जैसे कि फॉर्म्स, ये कोल्ड एरिया में ही ज़्यादा ग्रो करती है। वैसे वहाँ पर इन पेड़ों को कोई बीमारी नहीं लग रही थी, सपोज मॉइस्चर कम था, स्नो पड़ गया, उस फंजाई के लिए अच्छी खासी मॉइस्चर वहाँ मिल गई। अब वो वहाँ पर लीफ एरिया में ग्रो कर जाती है और इसे बर्बाद कर देती है। बहुत सारे ये फंजाई है वो इस टाइप के अपने जो कॉन्स हैं उन्हें भी बर्बाद कर देती है। तो यहाँ आकर के अपना जो टेम्परेचर वाला इशू था वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एरिया आएगा अपना डिस्कशन का विंड। अब अपने एरिया छोटे छोटे हैं, जैसे विंड है उसके बारे में बेसिक देखना है कि विंड करती क्या है, वेजिटेशन की जो ग्रोथ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका स्टेम फॉर्म, स्टेम मीन्स इसका जो मेन स्टेम रहेगा पेड़ जैसे ये है, इसका जो फॉर्म है उसको कैसे ये रेगुलेट करेगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। विंड की पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पहले नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। जैसे ये प्लांट है, इसके स्टेम फॉर्म को रेगुलेट करेंगे, मतलब उसका बाहर से कैसे दिख रहा है। जैसे अगर कोई पहाड़ी एरिया में है, ये हिली माउंटेन रीजन में, तो एक साइड से इसे इस साइड से विंड का थ्रस्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा। इसका रिजल्ट आएगा कि इस साइड की जो ब्रांचेज हैं वो जनरली ब्रेक हो जाती हैं, जबकि इस साइड की ब्रांचेज को कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिजल्ट होता है कि यहाँ फ्लैग ट्री का फॉर्मेशन हो जाता है, इन्हें बोलते हैं फ्लैग ट्री। अक्सर में जो अपने माउंटेन के एजेस रीजन है वहाँ इस टाइप की मिल जाएंगे। दूसरा, स्टेम जो है इसकी हाइट ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि प्लांट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, विंड तेज है तो वहाँ ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर इसे विंड फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो विंड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसपिरेशन तो कर देगा ये, लेकिन वाटर नहीं मिल पाता है पहाड़ियों में, तो फिर ये ग्रोथ जो है लिमिट रह जाती है इसकी, एक लेवल से ज़्यादा ये हाइट में ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो शॉर्ट स्टेम होगा। फ्लैग ट्री का फॉर्मेशन है। एक टर्म होता है विंड थ्रो या विंड ब्रेक। जब तेज़ आंधी आती है तो कई पेड़ जो है वो टूट जाते हैं, वो विंड ब्रेक कर दिया, पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है, विंड थ्रो हो गया। ऐसे प्लांट जो इतनी तेज़ विंड में भी अपने आप को रोक लेते हैं उन्हें विंड फर्म बोलते हैं। बहुत सारा जो टिम्बर है वो पेड़ रप्चरिंग हो जाती है टिम्बर की, ये नेगेटिव में आ गए। पॉजिटिव में क्या आएगा, ये नेगेटिव ही है। और जैसे सॉइल एरोजन है, इवेपोट्रांसपिरेशन है, साल्ट स्प्रे है, ये अपने काम का है। फॉरेस्ट फायर है,
एवापोट्रांसपिरेशन में क्या है, प्लांट है ये एवेपोरेशन करते हैं, सॉरी प्लांट्स हैं ये ट्रांसपिरेशन करेंगे, ज़मीन है वहाँ से एवेपोरेशन होगा। इन दोनों को मिला के ट्रांसपिरेशन और एवेपोरेशन इसे कंबाइंड रूप से बोलते हैं एवेपोट्रांसपिरेशन। तेज विंड है तो एवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। साल्ट स्प्रे के बारे में आपको पहले से ही पता है कि ओशियन वाले रीजन है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है तो जो मॉइस्चर ऊपर उठती है उसके साथ साथ बहुत सारे साल्ट के पार्टिकल आ जाते हैं। अब जब विंड जो है सीधी जब लैंड की तरफ मूव करेगी तो ये साल्ट भी उसी के साथ मूव करेगा, और फिर जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर जब स्प्रे सी एकदम छिड़क दी जाती है तो यहाँ दिक्कत क्या बढ़ेगी, साल्ट का परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जो सॉइल है उसका ऑस्मो रेगुलेशन बर्बाद हो जाएगा और प्लांट बर्न हो जाते हैं। ये पिक्चर है केरल की, ये जो पूरा आप नीचे इस पर कर लेना। इनका कहना ये है कि भाई केरल के जो कोस्टल रीजन के फॉरेस्ट हैं वो जब मानसून आता है तो ये साल्ट स्प्रे से बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये जो मानसून के आते समय जो साल्ट पार्टिकल, क्योंकि ये जो एयर होगी हैवी होगी साल्ट की वजह से, तो ये जिस सीधे जब कोस्टल एरिया के फॉरेस्ट में एंटर करती है तो पूरा जो साल्ट है वो इनकी लीव्स वगैरह पे स्प्रे कर दिया जाता है। साल्ट जब लीव्स पे करेंगे तो लीव्स का ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ता है। ज़मीन में जब साल्टी हो जाती है तो वहाँ पर स्ट्रेस इतना हो जाता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, जो प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो वो वाला इशू है, यहाँ लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव रोल। पॉजिटिव है पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन और रेनफॉल। अब यहाँ सीड डिस्पर्सल और पॉलिनेशन से जुड़े हुए दो टर्म हैं, एक होता है एनीमोचोरी और दूसरा होता है एनीमोफिली। बस मैं इन्हें थोड़ा और बता देता हूँ जिससे टर्म में कन्फ्यूजन ना हो। आप अगर चोरी करते हैं तो चोरी किसकी करोगे, कुछ होना चाहिए सॉलिड सा, जैसे फूड ग्रेन की आपने चोरी की, तो एयर के थ्रू जो सीड है उनका डिस्पर्सल जो है उसे बोला जाता है एनीमोचोरी। आप आगे पढ़ोगे टर्मिनेलिया अर्जुना और सूर्या रोबस्टा, या जो साल है उनके सीड एनीमोचोरिक होते हैं, विंड के थ्रू मूव करते हैं, डिस्पर्सल उसका। एनीमोफिली, फिली है पोलन ग्रेन के लिए, जैसे ये कॉनिफर्स हैं, इनमें क्या होता है, ये मोनोसियस है, मतलब एक, मोनो का मतलब एक, सियस मतलब हाउस, यानी कि ये प्लांट ऐसे होते हैं कॉनिफर्स जिसमें फीमेल कौन ऊपर होगा, मेल कौन नीचे होगा, एक ही प्लांट पे दोनों होंगे। विंड पहाड़ों में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होगा कि नीचे से जो चलने वाली है उसके साथ जो कौन है, कौन से जो मेल पोलन ग्रेन है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और फिर ऊपर की तरफ के जो कॉनिफर्स है उन्हें फर्टिलाइज करते हुए पहाड़ी के दूसरी साइड कूद जाएंगे। तो यहाँ पर है ये एनीमोफिली। एनीमोफिली वाले मेजॉरिटी प्लांट कहाँ मिलेंगे आपको, हिली रीजन में, हिमालयन वाले रीजन में। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। विंड में इतना ही है। आप इसका विंड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फॉरेस्ट पे, तो आप समझ सकते हो कि एक तो फॉरेस्ट वेजिटेशन का कंपोजिशन मेंटेन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को ये मैनेज कर सकते हैं, या इस टाइप से जो अदर है फ्ली चोरी है वहाँ पर रोल है, विंड थ्रो विंड फार्म है वहाँ है, साल्ट स्प्रे है वहाँ पर रोल है इसका। लास्ट अपना इशू आता है मॉइस्चर का। मॉइस्चर के केस में एक तो आता है मॉइस्चर के क्या टाइप होंगे, यानी कि सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो उसमें आता है जैसे रेनफॉल, ड्रिजल, स्नो, हेल, ये सब के सब क्या है, सोर्स है, किस टाइप के होंगे इनमें डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा आता है कि जो मॉइस्चर है वो अपने यहाँ इंडिया में कौन कौन से सोर्स हैं प्लांट्स के लिए मेनली, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो अपने रेनफॉल के जो 5 हैं। एक प्री मानसून जो रेनफॉल है अप्रैल मई के टाइम पे, फिर अपने मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, फिर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसके बीच में साइक्लोनिक डिप्रेशन है, और ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो जनवरी के आसपास चल रहा होता है, दिसंबर जनवरी, ये अपने पार्ट है। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ चुके होंगे, यहाँ जस्ट एक रिव्यू सा कर लेंगे। 5 वही है, ये साउथ वेस्ट मानसून है, उसका उल्टा है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये मानसून का रोल प्ले होता है अपने यहाँ ये साउथ की वेजिटेशन है उसके लिए। जनवरी के टाइम पे ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस हो गए, यहाँ पर साइक्लोनिक
डिप्रेशन और थंडर स्टॉर्म। एक एक करके समझते हैं। पहले शुरू करेंगे हम लोग गर्मियों से शुरू होने से पहले, यानी कि प्री मानसून रेनफॉल अप्रैल मई के आसपास। नॉर्थ इंडियन प्लेन में वैसे ही इस टाइम पे भड़का छोड़ रखा होता है। उस हीट से क्या होता है, जो अपने बे ऑफ बंगाल है उस रीजन में जो हाई प्रेशर है, मीन्स यहाँ पर नॉर्थ में बहुत ज़्यादा लो है, तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठ करके आ जाती है। अब ये कब का टाइम है, अप्रैल मई। अप्रैल में क्या बोलते हैं, चैत। चैत शुरू होता है अप्रैल के स्टार्टिंग में, और मई के आसपास जो है वो है बैसाख, दूसरा मंथ अपने हिंदी कैलेंडर का। तो जो बैसाख वाला रीजन है, उस रीजन में उस डिप्रेशन की वजह से जो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में लू चल रही होती है, उससे जो उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर से जो रेनफॉल होती है उसे अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अपना बंगाल वाला और असम से जुड़ा हुआ रीजन है, ये इसे बोलते हैं काल बैसाखी। बैसाख का रीजन है, और वैसे जब बादल आते हैं बिल्कुल घने काले होते हैं, तो काल बैसाखी। इसी को जो चाय वाले हैं उसे बारदोली चीरा या टी सॉवर के नाम से बोल देते हैं। यहाँ कर्नाटका वाले हैं, तमिलनाडु कर्नाटका का रीजन, ये उसे मैंगो सॉवर के नाम से बोलते हैं। रीजन क्या है, गर्मियों में वैसे ही इनके जो आम लगे होते हैं, आम किससे लगेगा, एक न डंठल सा होता है, जैसे ब्रांच है, ये डंठल है, ये आम है। गर्मी पड़ रही होती है, ये जो आम का डंठल है ये सूख जाएगा, तो ये वेट से टपक जाएगा, तो आम मैच्योर हो उससे पहले ही ये गिर जाएगा। आप क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट या फॉरेस्ट्री के फ्रूट से भी जोड़ सकते हो। हीट की वजह से ये डंठल झेल नहीं पाता है, और सीड मैच्योर हो उससे पहले ही टपक जाए। यहाँ पर ये मॉइस्चर क्या करती है कि एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ा देती है, जिससे ये जो मॉइस्चर स्ट्रेस यहाँ जनरेट हो रहा था वो कुछ हद तक रुक जाता है, और पेड़ जो है यह जो आम है वो गिरने से पहले ही बच जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं मैंगो सॉवर, वो सॉवर जिसने मैंगो की क्रॉप को बचा लिया। यहाँ पर ये ब्लॉसम सॉवर बोलते हैं केरला वाले। तो ये प्री मानसून रेनफॉल वाला है। फिर आता है अपना मानसून। मानसून में वही है जो आएगी, एक अरेबियन करंट है, बंगाल, ये अरेबियन करंट है, ये बंगाल करंट है। मेजॉरिटी जो रेनफॉल अपनी वो इसी के थ्रू मिलेगी। बकाया की चीज़ें आप लोग ऐसे ही पढ़ लेना, इसमें कोई मतलब है नहीं टाइम खोटी करने का। थर्ड है, जब मानसून है अपना जून में आया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 मंथ रहा, सितंबर के आसपास ये गिरने लगता है। अब यहाँ क्या होगा, विंड का रिवर्सल होने वाला होता है उस टाइम पे, क्योंकि एकदम ऐसा तो है नहीं कि भाई पंखा है, ये स्विच चालू था, इसे बंद किया और दूसरा चालू कर दिया, टाइम लगेगा। तो उस टाइम पे बंगाल वाले रीजन में जब मानसून ख़त्म हो रहा होगा, उस टाइम पर यहाँ बंगाल वाले रीजन में आ रहे होते हैं साइक्लोन। दे दनादन ये उड़ीसा वाले, आंध्रा वाले, उस टाइम पे यही चल रहा होता है इनका, साइक्लोनिक डिप्रेशन बने। इसके बाद फिर जैसे अपना नवंबर एंड आया, उस टाइम पे फिर अपना नॉर्थ ईस्ट वाला जो है वो शुरू हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून का रिवर्सल, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि अपना साउथ इंडिया है, मेनली तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उस रीजन को ये रेनफॉल प्रोवाइड करवा देता है, और लगभग 12 से 15% रेनफॉल जो है वो इसमें मिल जाता है। इसी से जुड़ा हुआ है, इसी को नॉर्थ ईस्ट मानसून तो इनके लिए मेनली है। अपने यहाँ उसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं, क्योंकि ये उसी से थोड़ा जुड़ा हुआ है, उसी के साथ शुरू होता है, और ये तो जल्दी ख़त्म हो जाता है इनका जनवरी में। अपना ये लगभग फरवरी एंड तक चलता रहता है। इसे बोलते हैं हम लोग वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, पच्छों कुछ ऐसी है। ये जो यहाँ पर मिड लैटिट्यूड या अपने मेडिटेरियन सी है, वहाँ से मॉइस्चर उठाते हुए इधर से यहाँ आते हैं। तो जनवरी फरवरी के टाइम पे जो वीट क्रॉप है उसे मॉइस्चर यहाँ से मिल जाती है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। ये तो रहे अपने क्या मॉइस्चर के सोर्स क्या है। अब मुद्दा है मॉइस्चर का कि भाई मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए और कम हो जाए, दोनों पे ही क्वेश्चन आ चुके हैं। पहले देखते हैं ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा हो गई मतलब वाटर लॉगिंग हो गई। वाटर लॉगिंग की क्या समस्या है, प्लांट्स के लिए वाटर जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो ज़मीन की जो रूट्स हैं उनके लिए भी वही सांस लेनी है, एक लेवल तक की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब वाटर लॉगिंग हो जाती है तो वहाँ पर जो रूट्स हैं, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रूट्स काम करना कर देती हैं बंद। तो उसकी वजह से भले ही पानी भरा है लेकिन प्लांट्स ऐसा सिम्टम शो करता है जैसे यहाँ सूखा पड़ रखा है। तो फर्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन में समस्या। दूसरा है
सॉइल की जो वाटर जब भर गया तो सॉइल में जो एयर थी वो गायब है, वहाँ पर पूरा वाटर रिप्लेस कर देता है, तो वहाँ बनती है एनारोबिक कंडीशन। तो वहाँ एक्टिव हो जाते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, वो वहाँ पर दुनिया भर के केमिकल जनरेट करते हैं, एसिड जनरेट करते हैं, जो इनकी रूट की और लंका लगा देते हैं। तीसरा इशू है, जब यहाँ पानी भर जाएगा तो धीरे धीरे पानी पर्कुलेट होगा ग्राउंड वाटर की तरफ। पर्कुलेट होगा तो सरफेस पे जो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर था वो पूरा पर्कुलेट हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट की लॉस, नाइट्रोजन की लॉस, इधर नाइट्रोजन वो एनारोबिक की वजह से और लंका लग गई, रूट पहले ही ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। तो अगर ये वाटर लॉगिंग लंबे टाइम तक चले तो प्लांट्स वहाँ एरिया की जो रीजनरेशन है वो निकल जाएगी। कई बार फॉरेस्ट के एरिया में जहाँ आप कर रहे थे फ्लड आई और पूरे वॉश आउट हो गए, तो ये अपने ओवर की समस्याएं आ गई। नेक्स्ट है मॉइस्चर की कमी पड़ जाए, कमी पड़ गई मतलब ड्राउट पड़ गया, सूखा पड़ गया, जैसे राजस्थान में है। अब सूखे के केस में यह है कि प्लांट्स सूखे से 3 टाइप का बिहेवियर शो करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग फेरेटोफाइट या वाटर टैपर, दूसरे होते हैं वाटर सेवर और तीसरे होते हैं वाटर स्टोरर या सकुलेंट। यानी कि ड्राउट को झेलने की जो प्लांट्स की एडेप्टेशन है वो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वाटर टैपर का मतलब है ये ऐसे प्लांट्स हैं, सूखा पड़ रहा है कोई टेंशन नहीं है, ये इनकी जड़ें इतनी ज़मीन में गहरे जाएंगी कि 150-200 फीट गहरे नीचे से वाटर लेके आएंगे। ऊपर अकाल पड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम चल रहा है क्योंकि हमारे पास बोरवेल है। तो ये ना बोलते हैं हम वाटर टैपर। ये टर्म पूछे गए थे इसमें कि फेरेटोफाइट क्या होते हैं, सकुलेंट क्या होते हैं, टर्म को आपसे डिफाइन करने को बोला गया था। दूसरे जो प्लांट्स हैं इन्हें वाटर जो सेवर है, इन्हें मेनली जैसे कैंप प्लांट है, इनके पास क्या है, देखो सीधी सी बात है कि आपको कैसे टाइम ख़राब पीरियड है वो कैसे निकालना है। एक तो आपने कनेक्शन ले रखा है, कोकड़ियाँ डाल रखी है लाइट के लिए, या दूसरा आपके पास जो लाइट है उसे बचा के रखो। इनके पास जो पानी आया है रेनफॉल के टाइम पे जो भी इकट्ठा किया ये उसे लॉस नहीं होने देते। ये क्या करते हैं, पूरा स्टोरेज कर लिया। फर्स्ट काम है, पानी लॉस कहाँ से होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन कहाँ होगी, लीव्स के थ्रू। तो इन्होंने क्या किया, अपनी लीव्स को ही ख़त्म कर दिया और लीव्स कन्वर्ट हो गई थॉर्न में। जो इनका मेन स्टेम था वो ऐसा थोड़ा हो गया हरा सा, फोटोसिंथेसिस का काम मेन स्टेम करने लगा। पहला इशू है इनका अडेप्टेशन। दूसरा, वाटर कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं इधर उधर से निकल जाए, तो ये क्या करते हैं कि बाहर एक बहुत थिक क्यूटिकल की एक लेयर चढ़ा लेते हैं, पूरी वैक्स टाइप की एक लेयर चढ़ा लेते हैं, जिससे पानी बेचारा कहीं बाहर निकल ही ना पाए। तीसरा, अंदर जो टिश्यू है उसमें बहुत ज़्यादा चेप्रोनिन, बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो इस टाइप का हो जाता है कि वो वाटर को बाइंड करके रखता है। अब ये सब तो कर लेंगे, लेकिन मैंने इशू है कि अगर गर्मियों में इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेगा। तो इसका तरीका ये है कि कहीं ना कहीं तो वाटर लॉस करना ही पड़ेगा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो स्टोमेटा है इनके, जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, उसमें भी ये क्या करेंगे, एक तो स्टोमेटा नाइट में ओपन करेंगे, दूसरा स्टोमेटा भी क्या होंगे, सकुलेंट टाइप के, यानी कि जैसे एक नॉर्मल जो लीफ की सरफेस है स्टोमेटा ऊपर होते हैं, इनकी स्टोमेटा क्या है, ऐसी एक कैविटी होगी और स्टोमेटा यहाँ कहीं बेचारे खुल रहे होंगे, यहाँ पर इनने बहुत सारे हेयर कर रखे होंगे। तो स्टोमेटा जो वाटर एवेपोरेट भी करेंगे वो भी यहाँ फंसा रहेगा, हेयर में फंसा रहेगा कि भाई निकल ना जाए। ये है वाटर अपने सेवर, ये पानी की हमेशा बचत करते रहते हैं। सनकन स्टोमेटा यानी कि गड्ढे में है, वाटर प्रूफ क्यूटिकल है, हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है अंदर। स्कूटो एक्टिव स्टोमेटा मतलब नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं। एग्जाम्पल में सभी कैंप प्लांट है जैसे कि ओपनसिया वगैरह। थर्ड कैटेगरी है वाटर स्टोरर, इसमें आता अपना कैक्टस वगैरह है। ये वाटर को स्टोर करके रखेंगे, ये तो ख़त्म ही है, कुछ नहीं निकलने वाला है इनका। अब अपने ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्वाइवल स्ट्रेटजी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट, हेलोफाइट,
फेरेटोफाइट, जीरोफाइट एंड सकुलेंट। ये प्लांट की कैटेगरी है कि ये कैसे अपने आप को इस टाइप के में जो है सर्वाइवल स्ट्रेटजी इनकी क्या है। फेरेटोफाइट जो वाटर टैपर थे, जो गहराई से पानी खींच ले आते थे, उन्हें बोलते हैं फेरेटोफाइट्स। ये उनकी स्ट्रेटजी आप आराम से लिख सकते हो, कैसे सर्वाइव कर लेते हैं। जीरोफाइट्स है जो लास्ट बीच वाले थे, वाटर स्टोरर। सकुलेंट लास्ट वाले थे अपने। हेलोफाइट वो प्लांट्स जो हाई साल्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, ये आगे आएंगे अपने। What morphological, anatomical and physiological feature are sweet in xerophytic plants? तो यहाँ पर हम लोग ये सभी के सभी जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, इनकी जो अडेप्टेशन है वो लिख देंगे, अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहाँ पर आके अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो रहेगा माइक्रो क्लाइमेट। क्वेश्चन भी आए हैं स्टेट लेवल पे कि आखिर ये माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है। सीधी सी बात बोले है कि ये जो वेजिटेशन है ये अपने बीच की जो एयर पैसेज है उसे रोक लेता है, और वो उस एरिया का बाहर कुछ भी हो गया, लेकिन यहाँ बिल्कुल इस टाइप का एनवायरनमेंट है, वो अपना सा छोटा एक अजीब ही टाइप का एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि ये पूरा इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। वहाँ से बाहर से विंड चल रही है, वो यहाँ इंटर कर नहीं पा रही है। बाहर से सोलर रेडिएशन है, वो नीचे पहुँच नहीं पा रहा है। ह्यूमिडिटी बाहर भाग भी जाएगी, लेकिन यहाँ ह्यूमिडिटी जो भी है वो टैप हो गई। तो ये लोकल का क्लाइमेट बन जाता है, जिसके थ्रू फॉरेस्ट के अंदर जो भी छोटे हैं फोना फ्लोरा हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे लाइकन है, क्लिम्बर्स हैं, लायनाज हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पर, उसे बोलेंगे हम लोग माइक्रो क्लाइमेट। यहाँ पर आकर के अपना क्लाइमेटिक फैक्टर वाला ख़त्म हो जाता है। एक और आप लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कॉनिफर्स का। तो भाई कॉनिफर्स जो कोल्ड एरिया में ग्रो करने वाले हैं, और कॉनिफर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका जो क्राउन है वो थोड़ा ट्रायंगुलर कोन शेप का होता है, शंकुधारी होता है, इसलिए हम लोग उन्हें कॉनिफर्स बोलते हैं। अगर कोई इशू रहा है तो आप पूछ ही सकते हैं। यहाँ पर कोई इशू है भाई?